शुरू करें। चलिए, आइए। तो चलिए बच्चों, जैसे कि हमें पता है कल BRT 01 है और पहले की तुलना में अब कंपटीशन पहले की तुलना में बहुत बढ़ चुका है। और बढ़ते हुए कंपटीशन में मैं हमेशा कहता हूँ फिजिक्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल निभाता है, लेकिन अब जो है यहाँ पर बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा कि अब बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अब बायोलॉजी वो वाली बायो नहीं रह गई है कि आप 70-75 क्वेश्चन सही कर ले और आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अब बायोलॉजी इस साल सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएगा आपका आपका सिलेक्शन को लेकर, ठीक है। तो इस वजह से अब हम लोग हर BRT से पहले, जैसे कि हम लोग क्लास में भी भाई सेम चैप्टर को कई कई बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म हो चुकी है, नए बैच में शुरू हुई है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने कई बार रिवाइज किया है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े हैं, राइट। तो अब जो ह्यूमन फिजियो है, समझिएगा, ह्यूमन फिजियो है, हमने कई बार रिवाइज किया, लेकिन BRT के पहले भी हम रिवाइज करेंगे और हर BRT के पहले अब हम लोग इस चीज़ को रिवाइज करेंगे। अब हम लोग कमेंट सेक्शन ऑफ करते हैं, सीधे फोकस करते हैं चैप्टर पर, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। हमें ये बात पता है कि आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं कि आमतौर पर, बेटा मैं कमेंट देखता नहीं इसलिए कमेंट मत कीजिए, जब मैं बोलूँगा तब बात करिएगा, ठीक है। आमतौर पर हम NCERT को लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं और लाइन टू लाइन पढ़ने के बाद लोग क्या करते हैं कि बस हम समझते हैं बस NCERT लाइन टू लाइन पढ़ लो हमारा नीट क्लियर हो जाएगा। लाइन टू लाइन पढ़ने से सिर्फ 70 से 75 सवाल से, हर समय वो नहीं है कि 75 सवाल को हम बायोलॉजी में एक अच्छा स्कोर माने, अब अच्छा स्कोर माना जाएगा 85 प्लस फॉर सिलेक्शन, क्लियर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लगातार सुनते चले जाइए, NCERT ओपन कर लीजिए। सबसे पहले बेटा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज गैसेस, जब हम इंट्रोडक्शन इसका पढ़ते हैं तो ब्रीथिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस में NCERT इस बात को लिखती है कि दुनिया की कोई भी सेल्स होगी, चाहे हमारी सेल्स हो या हमारी कोई भी सेल हो, चाहे आपकी न्यूरॉन की सेल हो, चाहे नेफ्रॉन की सेल हो, चाहे स्टमक की सेल हो, चाहे इंटेस्टाइन की सेल हो, हर सेल को लगातार ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हार्मोन्स चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, अमीनो एसिड्स चाहिए। उसी प्रकार अगर ये सारी चीजें सेल्स को चाहिए तो सेल ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर कर एक जहरीली गैस बनाती है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारी सारी सेल्स यूरिया भी बनाती हैं। तो भाई सेल को लगातार ऑक्सीजन चाहिए ओवरऑल, और लगातार सेल्स आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रही हैं। और याद रखना यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि हर सेल का एक कॉमन वेस्ट प्रोडक्ट बताओ जो हर सेल, बॉडी की हर सेल फ्रॉम नेफ्रॉन से लेकर पैर की सेल तक आपकी बनाती है। तो हमारा आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, क्योंकि आपकी हर सेल रिस्पायरेशन करती है, रिस्पायरेशन करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और आपकी हर सेल आपकी यूरिया भी, आपकी हर सेल जो है वो अमोनिया भी बनाती है। अर्थात पूछेगा कि कौन सी ऐसी दो प्रोडक्ट हैं, कौन से ऐसे दो प्रोडक्ट हैं जो हमारी हर सेल बनाती है, दो ऐसे एक्सीडेटरी प्रोडक्ट, तो हमारा आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। अर्थात ये हमारी कॉमन बेस प्रोडक्ट है फॉर ऑल सेल। लेकिन अगर ये पूछता है कि कौन सी ऐसी सेल है या किस अंग की सेल जो है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है, अर्थात यूरिया का प्रोडक्शन करती है, तो हमारा आंसर होगा दैट इज लिवर। लिवर का काम है अमोनिया को यूरिया में पैदा करना, और हमारी सारी सेल्स पैदा करेंगी अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वापस आते हैं रिस्पायरेशन पर। तो ब्रीथिंग में NCERT कहती है कि हमारी हर सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए ताकि हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन कर पाए, और उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर हमारी बॉडी एनर्जी का प्रोडक्शन करती है जिससे हम अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं। इसके साथ साथ उस बदले में वो जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। इसलिए यहाँ पर एक एफिशिएंट मैकेनिज्म होना चाहिए जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ताकि हर सेल को लगातार ऑक्सीजन पहुंचती रहे और लगातार वो जो जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है उसको हम बाहर करें। अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे स्पंजेस की बात करें, सिलेंट्रेट्स की बात करें, तो स्पंजेस और सिलेंट्रेट्स जो होते हैं ये पानी की मदद से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में ही छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखना यहाँ एक बहुत अच्छा सवाल बनता है कि किसके पास वाटर कैनाल सिस्टम है। तो याद रखना वाटर कैनाल सिस्टम एनिमल किंगडम से क्वेश्चन बन जाएगा। वाटर कैनाल सिस्टम ये सिर्फ स्पंजेस के पास है, अर्थात पोरीफेरा जिनको हम बोलते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम स्पंजेस अर्थात पोरीफेरा के पास है। लेकिन अब क्वेश्चन चेंज कर दिया, अब वो पूछता है बताओ कौन कौन है जो पानी की मदद से आपके ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तब आंसर लगेगा स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट। नोटिस करने वाला पॉइंट है, पानी की मदद से और वाटर कैनाल सिस्टम, ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए। पानी की मदद से गैसों का आदान प्रदान करते हैं स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट, लेकिन वाटर कैनाल सिस्टम आपका पाया जाएगा सिर्फ स्पॉन्जेस के पास। वहीं पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम पूछा जाएगा तो इकाइनोडर्मेटा के
पास पाया जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमारी बॉडी में दो तरीके के फ्लूइड है, जो भी हायर ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग ह्यूमन। हमारी बॉडी में दो तरीके के फ्लूइड होते हैं जो आपका गैसेस के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, जो आपका केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करते हैं। एक आपका हो गया ब्लड और एक हो गया आपका लिम्फ। लेकिन ब्लड और लिम्फ में अगर एक आंसर लगाना हो, पूछता है मोस्ट कॉमन फ्लूइड कौन है, तो हमारा आंसर होगा ब्लड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट ब्लड। जैसे कि हमें पता है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है बॉडी के सभी अंगों को फिजिकली कनेक्ट करना। फिजिकली के साथ साथ ये हमारी बॉडी में देखो कनेक्ट का दो मतलब होता है, एक फिजिकल कनेक्शन, एक होता है इंटरेक्शन वाला कनेक्शन। भाई अगर हम बात करें फिजिकली कनेक्ट मतलब कोई चीज आपस में एक दूसरे को टच कर रही है, ये हो गया फिजिकल कनेक्शन। जैसे मान लीजिए ये मैंने हाथ में पानी लिया और मान लो पानी नहीं, इसे तुम गोंद मान लो और इससे मेरे दोनों हाथ चिपक गए, तो ये क्या हो गया, ये फिजिकल कनेक्शन हो गया। लेकिन अब बात करें दूसरा कनेक्टेड, दूसरा कनेक्शन का मतलब हो गया संपर्क। संपर्क कहने का मतलब जब आप सांस लेते हैं तो सांस आपकी लंग्स तक जाती है, लंग्स से वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में आपको कौन फैलाता है, ब्लड फैलाता है। तो ब्लड देखा जाए लंग्स को पूरी बॉडी से फिजिकली कनेक्ट नहीं कर रहा है, अर्थात टच नहीं करा रहा है, लेकिन एक तरीके से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कर और बॉडी की सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स तक दे रहा है, अर्थात लंग्स को पूरी बॉडी से कनेक्ट कौन कर रहा है, आपका ब्लड। इस वजह से हम बोलते हैं ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन आमतौर पर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें तीन चीजें पाई जाती हैं, सेल, मैट्रिक्स और फाइबर। लेकिन ब्लड के पास आपका फाइबर नहीं होता, इस वजह से ब्लड इज नॉट अ नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड आपका एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशल पूछेगा कि ब्लड को हम स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, ये पहला सवाल बनेगा। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं। भाई ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं क्योंकि ब्लड क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट अंगों को कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है, बाय ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल। इसलिए ब्लड हो गया कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन अगर कहता है कि ब्लड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, ब्लड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है कि ब्लड के पास सेल भी है, मैट्रिक्स भी है, लेकिन ब्लड के पास फाइबर नहीं होता। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के पास सेल और मैट्रिक्स के साथ साथ इसके पास फाइबर भी होता है। इसके बाद अगर हम बात करें ब्लड के बारे में, सबसे पहले बात करें बेटा, पहले ब्रीदिंग नहीं, पहले ब्लड को हम टारगेटाइज कर लेते हैं, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर हमें ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में सिर्फ हमें ब्लड रिवाइज करना है और वहां पर हम पूरा चैप्टर लेकर जाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ब्लड को खत्म कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं ब्लड को। ब्लड जो कि एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि इसके पास फाइबर नहीं होता। ब्लड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। जो आपका ब्लड का फ्लूइड मैट्रिक्स वाला पार्ट है वो आपका हो गया प्लाज्मा, वहीं पर जिसमें सेल के फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा आपका अगर टोटल ब्लड 100% है तो प्लाज्मा आपका 55% ब्लड का बनाता है। प्लाज्मा जो कि आपका विस्कस होता है, चिपचिपा होता है। प्लाज्मा जो होता है स्ट्रॉ कलर्ड होता है। प्लाज्मा की बात करें, ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं, अब प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। मतलब अब अगर आप प्लाज्मा आप 100% ले रहे हो, पहले आपने ब्लड 100% है तो प्लाज्मा 55% है। 92% आपका पानी पाया जाता है, वहीं पे 6 से 8% आपकी ब्लड की बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन पूछ लेगा स्टेटमेंट के फॉर्म में कि बताइए ब्लड में कितने परसेंट पानी। ब्लड में वाटर नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि प्लाज्मा में कितने परसेंट पानी। प्लाज्मा भाई ब्लड 100% तो प्लाज्मा हो जाएगा उसका 55%। अब मैंने प्लाज्मा लिया तो प्लाज्मा में अगर हम प्लाज्मा 100% लिए, भाई प्लाज्मा लिया मतलब प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। अगर प्लाज्मा 100% है तो प्लाज्मा में 90 से 92% आपका वाटर होता है और आपकी 6 से 8% प्रोटीन होती है। टोटल अगर हम बात करें ब्लड में आपकी टोटल 70 टाइप्स की प्रोटीन होती है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये ना समझ लो कि ब्लड में टोटल प्रोटीन 3 ही होती है, फाइब्रोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। अगर एक स्टेटमेंट आता है कि भाई प्लाज्मा में सिर्फ 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, दैट प्लाज्मा हैव ऑफ प्रोटीन ओनली 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन लिखा है, तो अगर ओनली लिखा है तो गलत हो जाएगा। प्लाज्मा में ओनली 3 टाइप की प्रोटीन नहीं होगी, प्लाज्मा में मेजर 3 प्रकार की प्रोटीन होगी। पहली होगी फाइब्रोजन, दूसरी होगी एल्ब्यूमिन, तीसरी होगी ग्लोबुलिन। तो याद रखिएगा बेटा, वीडियो ऑडियो सब क्लियर तुम्हारी तरफ से लाइव चल रहा है, इसलिए नेटवर्क कनेक्शन में एरर है, प्लीज अभी डिस्टर्ब मत करो। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में 70 प्रकार की प्रोटीन है। स्टेटमेंट अगर ये आता है कि प्लाज्मा में टोटल कितनी प्रोटीन है, तो प्लाज्मा टोटल भाई 3 प्रोटीन नहीं, प्लाज्मा में बहुत सारी प्रोटीन है, वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन। लेकिन अब पूछता मेजर कितनी प्रोटीन है, तो मेजर आपकी 3 प्रोटीन है, फाइब्रोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। जहां पर फाइब्रोजन ब्लड क्लॉटिंग कराता है, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस कराएगा, ग्लोबुलिन आपका डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करवाएगा। इसके बाद प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में नहीं, स्मॉल अमाउंट में प्लाज्मा में आपका क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आपका सोडियम आयन, कैल्शियम आयन और इसके साथ साथ आपका क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन और आपका इसके साथ साथ पोटेशियम आयन। तो ये सारे आयन्स आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं, आयनिक फॉर्म में पाए जाएंगे, ध्यान रखना, लेकिन स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। प्लाज्मा में 13 टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, लेकिन जब तक वो प्लाज्मा के अंदर रहते हैं ये क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब प्लाज्मा से हम क्लॉटिंग
फैक्टर निकाल के फेंक देते हैं, तो बचा हुआ माल आपका सीरम कहलाता है। तो यहां तक अगर बातें आपको क्लियर है, वॉइस क्लियर थी तो तुरंत बताइए। वॉइस वॉइस क्लियर है तुरंत बताइए, पर मैं रुकूंगा नहीं। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? थोड़ा सा डिस्टर्ब है, राइट? तो मैं माइक लगा रहा हूं, अब जल्दी से बताइए, अब क्लियर है वॉइस? फिर रुकेंगे नहीं कहीं पर भी, ठीक? हाँ, अब लास्ट टाइम चेक करेंगे, लास्ट टाइम चेक करेंगे, लास्ट टाइम। माइक हाथ में, माइक ऑन कर लिया है। लास्ट टाइम चेक करेंगे, लास्ट टाइम। रुक जाइए, रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। अब चेक कीजिए, अब चेक कीजिए, अब चेक कीजिए, अब चेक कीजिए, अब चेक कीजिए प्लीज। थोड़ा सा आगे बढ़ा के चेक कीजिए, थोड़ा सा आगे। हाँ बिल्कुल सही, अब आ रही है क्लियर। हाँ, आगे बढ़ा के करिए। अब माइक लगा लिया, ठीक है? अब बेटा रोकिएगा नहीं प्लीज, ठीक है? मैं चाहता हूं 20 से 25 मिनट में दोनों चैप्टर निपटा डालें अच्छे से, डिटेल में। अब वॉइस क्लियर है? ओके, डन। अब कोई मैसेज नहीं, ठीक है? और जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ब्लड। ब्लड क्योंकि बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन बड़ा है, तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को हमने दो पार्ट में BRT टेस्ट सीरीज में डिवाइड किया है, एक ब्लड और बाकी बचा हुआ हार्ट। तो चलिए अब सुनिए मेरी बात। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की, तो हमें पता है कि हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उन सबको अच्छी चीजें चाहिए, अर्थात लगातार हमारी सेल को ऑक्सीजन चाहिए, विटामिन चाहिए, हार्मोन चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए। बदले में वो जहरीली जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रही होती हैं। आपसे एक क्वेश्चन भी यहाँ पर एक पूछेगा, भाई ऑक्सीजन इस्तेमाल करती है, जहरीली जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, तो जो जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो किस कैटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान रिलीज होती है? दैट इज रेस्पिरेशन। दैट इज रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। अच्छा, एक सवाल तो ये पूछेगा, एक सवाल और अच्छा पूछेगा कि ये बताइए, ये नीट का बहुत प्यारा सवाल बनेगा कि कौन सी आपकी कौन से ऐसे दो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, अर्थात दो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हैं जो आपकी बॉडी की प्रत्येक सेल बनाती होगी। तो आपकी बॉडी की प्रत्येक सेल दो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बनाती है। दैट इज, एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और एक हो गया अमोनिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ये दो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो आपके, बेटा बिल्कुल भी मैसेज मत कीजिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, कार्बन एक क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेन से लेकर न्यूरॉन से लेकर नेफ्रॉन तक कौन सी ऐसे दो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो आपकी बॉडी की सारी सेल्स बनाती हैं। और ऐसे क्वेश्चन भी बनेगा, यूनिवर्सल वेस्ट प्रोडक्ट या यूनिवर्सल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपकी बॉडी की प्रत्येक सेल जो बनाती है वो कौन है? तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। अब अगर हम बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नहीं, कहता है ये बताओ कि कौन सी ऐसी सेल है जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर सकती है? तो ये आंसर लगेगा लिवर की। लिवर का काम है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। और पूछेगा प्रोडक्शन अमोनिया का कौन करेगा और CO2 का कौन कौन सेल करेंगे? तो बॉडी की प्रत्येक सेल करेगी। तो आइए अब अगर हम बात करें कि बेटा यहां से एक AR बनेगा बॉडी फ्लूइड से, पूछेगा कि आपकी सेल्स को लगातार ऑक्सीजन चाहिए और सेल लगातार जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रही भी करना है, इसलिए हमारी बॉडी में एक एफिशिएंट मैकेनिज्म पाया गया ताकि सेल तक हम ऑक्सीजन पहुंचा पाए और सेल से बदले में हम गंदी गंदी कार्बन डाइऑक्साइड ले सके। अब अगर हम बात करें इसके आगे, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एनसीईआरटी ने बहुत मेजर मिस्टेक कराई आपसे। एनसीईआरटी कहती है कि स्पंजेस और सिलिंट्रेट, स्पंजेस जिसे हम लोग फाइलम पोरीफेरा भी बोलते हैं, एनिमल किंगडम में हम पढ़ते हैं, स्पंजेस और सिलिंट्रेट्स पानी की मदद से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। अब अगर क्वेश्चन आता है पानी की मदद से कौन गैसेस का आदान प्रदान करता है, तो आंसर होगा स्पंजेस, दैट इज पोरीफेरा, और दूसरा सिलिंट्रेट।
लेकिन अब क्वेश्चन पूछता है वाटर कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाएगा, तो वाटर कैनाल सिस्टम एक अलग बात हो गई जिसमें आपकी कॉनोसाइट सेल पाई जाती है। वाटर कैनाल सिस्टम वो सिर्फ स्पंजेस के पास है। लेकिन अगर आपसे ये कहता है कि कौन से ऐसे जीव हैं जो पानी की मदद से गैसेस का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा आपका स्पंजेस एंड सिलेंट्रेट। और वहीं पर वाटर कैनाल सिस्टम पूछ रहा है तो वाटर कैनाल सिस्टम आपका पाया जाएगा स्पंजेस के पास। वहीं पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम अगर पूछा जाए तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा इकाइनोडर्मिया के पास। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, तो ह्यूमंस के पास हमें पता है कि दो प्रकार के फ्लूइड पाए जाते हैं गैसेस के ट्रांसपोर्ट के। एक का नाम होता है ब्लड, दूसरे का नाम लिम्फ होता है। देखिए अगर पूछते ब्लड और लिम्फ में कौन ज्यादा कॉमन है, तो ज्यादा कॉमन आपका कहलाता है ब्लड। नाउ लेट्स स्टार्ट ब्लड। अगर हम ब्लड करें तो ब्लड की बात करें तो ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहली बात, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू क्यों है और कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली में होता क्या है? बेटा कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली में किसी भी उस टिश्यू को कहते हैं जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज को चिपकाने का काम करता है। चिपकाने का, जैसे मान लो मैं इस पानी को गोंद मान लूं और अपने दोनों हाथों को टिश्यू मान लूं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि दोनों हाथों को, दोनों टिश्यूज को, हाथों को मैंने टिश्यू बोल दिया और हाथ में मैंने पानी लगा दिया, तो पानी हो गया एक तरीके से गोंद की तरह टिश्यू का। अगर हम एक बिल्डिंग से सीमेंट निकाल दें तो बेटा बिल्डिंग पूरी भरभरा के गिर जाएगी। उसी प्रकार अगर हम अपनी बॉडी से कनेक्टिव टिश्यू निकाल दें तो हमारी बॉडी बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह भरभरा के गिर जाएगी। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है चीजों को फिजिकली करना। लेकिन यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू का एक दूसरा मतलब है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके से कनेक्ट करता है। एक तो फिजिकली कनेक्ट कर रहा है और दूसरा कनेक्ट करने का यहाँ पर मतलब होता है कि जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है वो बॉडी के डिफरेंट अंगों को कनेक्ट करता है। लेकिन ब्लड जो है डिफरेंट अंगों को चिपकाता नहीं है। ब्लड जो है डिफरेंट अंगों को चिपकाता नहीं है। एक्चुअली में ब्लड क्या करता है, ब्लड डिफरेंट अंगों को संपर्क बनवाता है, आपस में इंटरेक्ट करवाता है। फॉर एग्जांपल, जब आप ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लंग से बॉडी की प्रत्येक सेल तक जाती है, तो बॉडी की एवरी सेल से लंग्स को कौन कनेक्ट कर रहा है भैया? बॉडी की एवरी सेल से आपको एवरी सेल्स को लंग से कनेक्ट कौन कर रहा है? ब्लड। बदले में सेल जो जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है उसको लंग्स तक कौन ला रहा है? भाई अब ब्लड लेके आ रहा है। इसलिए ब्लड बॉडी को कनेक्ट तो कर रहा है, लेकिन कनेक्ट का मतलब यहाँ पर चिपकाना नहीं है। यहाँ पर कनेक्ट का मतलब हो गया कि बॉडी के डिफरेंट सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके एक्चुअली में ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम कर रहा है। तो पूछ लेगा ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू एसर्शन। इसमें रीजन क्या बनेगा? इसमें रीजन बनेगा क्या ब्लड फिजिकली कनेक्ट करता है? ब्लड फिजिकली कनेक्ट नहीं करता है, बल्कि ब्लड क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट अंग तक टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल चीजों को ट्रांसपोर्ट कराकर, सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कराकर अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू जैसा फंक्शन कर रहा है। इसके बाद लेकिन अगर पूछता है कि ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल क्यों बोला? स्पेशल इसलिए बोला कि कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग तीन चीजें पढ़ते हैं, मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर्स। लेकिन ब्लड के पास मैट्रिक्स तो है, ब्लड का मैट्रिक्स कौन है? प्लाज्मा। ब्लड के पास सेल्स तो है भाई, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, और सेल का फ्रेगमेंट कौन हो गया? प्लेटलेट। लेकिन ब्लड के पास फाइबर नहीं होता, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के पास फाइबर होता है। कनेक्टिव टिश्यू के पास तीनों चीज होती है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू के तीनों चीज। बेटा बिल्कुल भी मैसेज रोकना, रोकिए नहीं, बिल्कुल भी कोई मैसेज नो सर बिल्कुल नहीं करिए। मुझे पता है आपको आता है, मुझे आंसर कमेंट मत कीजिए, रिवीजन सेशन चल रहा है भाई। पढ़ाता इसीलिए आराम से पढ़ाता इसीलिए आराम से कि जब रिवीजन कराऊं तो ताबड़तोड़ हो, आप फिर बोल ना पाओ कि मैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि चीजों को ट्रांसपोर्ट कराता है एक अंग से दूसरे अंग तक, स्पेशल इसलिए क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के पास फाइबर होता है, लेकिन ब्लड के पास आपका फाइबर नहीं होता है। इसके बाद अगर हम इसके बाद आगे बात करें तो अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड में फ्लूइड मैट्रिक्स वाला पार्ट जो है वो आपका कहलाता है आपका प्लाज्मा। अच्छा, अगर हम ब्लड को हम 100% ले लें तो ब्लड में आपका 55%, 55% अकेले प्लाज्मा बनाता है, बचे हुए 45% में आपका फॉर्म एलिमेंट आता है। प्लाज्मा जो होता है वो आपका विस्कस होता है, चिपचिपा होता है। इसके साथ साथ प्लाज्मा आपका स्टॉकलेट होता है। अब अगर हम प्लाज्मा ले ले तो प्लाज्मा को अगर हम 100% मान ले, अब आप ब्लड यहाँ पर फिर गलती होगी, आप ब्लड को 100% नहीं मान रहे हो, आप प्लाज्मा को ले रहे हो। अगर ब्लड 100% है तो 100% 55% क्या हो गया? प्लाज्मा। लेकिन अब अगर आपसे पूछे प्लाज्मा लिया तो प्लाज्मा 100% हो गया। 100% प्लाज्मा में 90 से 92% आपका मौजूद होता है पानी, और वहीं पे 6 से 8% आपका पाया जाता है प्रोटीन। ब्लड में टोटल 70 टाइप्स की प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन मेजर प्रोटीन होती है 3। यहाँ फिर एक गलती आपसे कराएगा कि ब्लड हैव ओनली 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। गलत, ब्लड हैव वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन, लेकिन मेजर आपकी 3 है, फाइब्रोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। फाइब्रोजन आपका ब्लड क्लॉटिंग कराता है, एल्ब्यूमिन आपका ऑस्मोटिक बैलेंस कराता है, वहीं पर ग्लोबुलिन आपका डिफेंस मैकेनिज्म कराता है। इसके साथ ब्लड में आपके स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ध्यान रखना, स्मॉल अमाउंट, लार्ज नहीं,
स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे आपका सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, Na+K+Cl-, आपका बाइकार्बोनेट, कैल्शियम आयन, ऐसे बहुत सारे आपके मिनरल्स पाए जाते हैं स्मॉल अमाउंट में। ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये सब ट्रांजिट फॉर्म में आते हैं, अर्थात जब आप खाते हो तो ब्लड में जाते हैं, ब्लड से ही आपका सेल में चले जाते हैं, अर्थात ये ट्रांजिट फॉर्म में होते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ब्लड में आपके 13 प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, 13 टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, लेकिन जब तक ये ब्लड के पाइप के अंदर होते हैं, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा से अगर आपने क्लॉटिंग फैक्टर निकालकर फेंक दिया तो बचा हुआ माल कहलाता है सीरम, अर्थात प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी 5 से 5.5 बिलियन पर एमएम क्यूब है, एमएम स्क्वायर नहीं, ध्यान रखना, पर एमएम क्यूब, क्योंकि वहां पर ब्लड का हम वॉल्यूम लेते हैं, यहीं पर स्क्वायर कर देगा, सीएम कर देगा, ध्यान रखना। 5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब आपकी आरबीसी है, 6000 से 8000 पर एमएम क्यूब आपकी डब्ल्यूबीसी है। वहीं पर प्लेटलेट 1.5 लाख से 3.5 लाख पर एमएम क्यूब है। आरबीसी की बात करें, आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी 6 से 8000, वहीं पर आपका प्लेटलेट 6000 से 8000 पर एमएम क्यूब, ध्यान रखिएगा। अगर आरबीसी की बात करें, आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट होता है, वहीं पर डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम आपका ल्यूकोसाइट होता है, प्लेटलेट का दूसरा नाम आपका थ्रोम्बोसाइट होता है। चाहे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों आपकी बोन मैरो में बनती है, और तीनों का ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन तीनों का ग्रेवयार्ड सेम होता है, दैट इज स्प्लीन। आरबीसी का लाइफ स्पैन लगभग 120 दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी आपकी शॉर्ट लिव्ड होती है। और अगर आरबीसी की बात करें, आरबीसी के अंदर पाया जाता है आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, सिंपल नहीं, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसे हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना, ताकि पकड़ के गैसेस का क्या करा पाए, ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन के कलर रेड होने की वजह से आरबीसी रेड है, और आरबीसी के रेड होने की वजह से ब्लड आपका रेड है। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और इसके साथ साथ आरबीसी जब आपकी इमेच्योर होती है तो उसके पास न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। लेकिन जब आरबीसी मैच्योर हो जाती है तो हीमोग्लोबिन और भरने के लिए भी नीट का क्वेश्चन आया 2 साल पहले। अब भाई आरबीसी के अंदर हम और हीमोग्लोबिन भरना चाहते हैं, हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जिसमें आपका आयरन Fe2+ फॉर्म में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन हम और भरने के लिए हम क्या करते हैं, उसका माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सब आपका हटा देते हैं, डीजेनरेट करा देते हो, ताकि उसमें हम और हीमोग्लोबिन भर सके। अगर आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, न्यूक्लियस नहीं, तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है ताकि हम उसके अंदर और हीमोग्लोबिन भर सके। तो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन, बेटा कोई मैसेज नहीं सुनूंगा मैं, कुछ नहीं देखूंगा, प्लीज हाथ जोड़ है बेटा, हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं, तो मुझे कर लेने दीजिए, कोई मैसेज प्लीज मत कीजिए, और अगली बार से कुछ मैं ऐसा कर ही दूंगा कि बिल्कुल प्लीज डिस्टर्ब मत करिए, मुझे मेरा काम लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएगा, प्लीज मैसेज मत करिए। पता नहीं आप लोग अपने करियर को लेके क्यों नहीं सी, आप जानते हैं कि मुझे कमेंट्स नहीं देखना पसंद है, मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं नहीं बता पाऊंगा टी शर्ट कैसी लग रही है, मेरा काम सिखाना था, मेरा काम पूरी बातों को दिमाग में चलाना है भाई, समय कम है मेरे भाई, पेपर का लेवल बढ़ चुका है, 75 सवाल 80 सवाल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पागलपन चाहिए, पागलपन, बात समझिए मेरी, चालू हो जाइए, बिल्कुल कोई मैसेज मत कीजिए, कोई मैसेज मत कीजिए। अगर आपको बातें मुझसे करनी, मुझसे बातें करने का शौक है, मुझसे बातें करने का शौक है, मैं क्या पहनता हूं, मैं क्या खाता हूं, तो बेटा इन सबके लिए दूसरे यूट्यूब चैनल है, प्लीज अब इस पे मुझे बात करने की डिस्टर्ब मत कीजिएगा। तुम्हारा शुरू करते हैं, अगर हम एरिथ्रोसाइट की बात करें, एरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम था आरबीसी। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराता है। हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, जिसकी वजह से आरबीसी रेड कलर की होती है, जिसकी वजह आरबीसी के रेड होने की वजह से ब्लड रेड होता है। 100 ml ब्लड में, याद रखना ml बोल रहा है, 100 ml ब्लड में आपका 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, अगर एवरेज लेना है तो 15 ग्राम ले लेना। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें आरबीसी का, तो आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी आपका स्प्लीन है, वहीं पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों का ग्रेवयार्ड स्प्लीन, और तीनों एक ही जगह से बनती है, दैट इज बोन मैरो। आरबीसी जब इमेच्योर होती है तो एक नॉर्मल सेल की तरह उसके पास आपका न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, लेकिन जब हम उसके अंदर और हीमोग्लोबिन भरने लगते हैं तो अब हीमोग्लोबिन और भरने के लिए हम न्यूक्लियस हटाते हैं, अर्थात मैच्योर आरबीसी के पास डीएनए नहीं पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी हटाते हैं। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन अगर आरबीसी के पास नहीं है, मतलब आरबीसी कैसा रेस्पिरेशन करेगी, एनारोबिक। अगला क्वेश्चन बन जाएगा, मैच्योर आरबीसी के पास डीएनए नहीं होता है, मोस्ट मैमल की बात कर रहे हैं, सभी की बात नहीं, मोस्ट मैमल की मैच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके साथ साथ आरबीसी का बाइकॉन्केव शेप होता है, बाइकॉन्केव शेप होने के 2 फायदे हैं, मेन फायदे बता रहा हूं, 2 हैं, आरबीसी का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और इसके साथ साथ बाइकॉन्केव शेप होने से वो कैपिलरी से आसानी से पिचक के निकल जाएगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी आपकी कलरलेस है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया नहीं जाता। अगर डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है तो सीधी सी बात, अगर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है तो अगर तुम्हें हीमोग्लोबिन
डालना ही नहीं है तो उसके अंदर से न्यूक्लियस आप डिलीट क्यों करोगे? आरबीसी के अंदर आपको हीमोग्लोबिन और डालने के लिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया हटाना पड़ा था, इस वजह से आरबीसी आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन करने लगी थी, न्यूक्लियस हटाना पड़ा था, अर्थात आरबीसी के अंदर से न्यूक्लियस हटाया। तो ये सारी चीजें क्यों आरबीसी हटाई? ताकि हीमोग्लोबिन और डाले, लेकिन डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन डालना ही नहीं है, और जब डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन डालना ही नहीं है तो सीधी सी बात है हम डब्ल्यूबीसी को क्या रखेंगे? न्यूक्लिएटेड रखेंगे। डब्ल्यूबीसी आपकी शॉर्ट लिव्ड होती है क्योंकि इनका काम लड़ना होता है, डिफेंस मैकेनिज्म इनका काम होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी आपकी ग्रेन्यूल्स है तो ग्रेन्युलोसाइट नहीं है, तो एक ग्रेन्युलोसाइट भी आपकी तीन प्रकार की, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, और एक ग्रेन्युलोसाइट आपकी दो प्रकार की, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। बेसोफिल 0.5 से 1%, इओसिनोफिल 2 से 3%, न्यूट्रोफिल 60 से 65%, मोनोसाइट 6 से 8%। वहीं पर अगर हम बात करें लिम्फोसाइट की तो लिम्फोसाइट 20 से 25%। अच्छा ध्यान रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि भैया आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। रीजन पूछेगा क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन और भरना है। आरबीसी में और भी सेल ऑर्गेनेल पूछेगा, नहीं होता क्यों नहीं होता? रीजन पूछेगा, पूछ चुका है 2 साल पहले। तो और हीमोग्लोबिन भरना है, इसलिए नहीं होता आरबीसी के अंदर सेल ऑर्गेनेल। लेकिन अब क्वेश्चन चेंज, अब कहता है माइटो आरबीसी एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आरबीसी जो होती है वो आपकी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, आरबीसी के अंदर डीएनए नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एब्सेंट होते हैं। क्लियर? तो अब बात करें डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की, ग्रेन्युलोसाइट तीन प्रकार की, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। वहीं पर आपका एक ग्रेन्युलोसाइट दो प्रकार का, आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। बेसोफिल 0.5 से 1%, इओसिनोफिल 2 से 3%, न्यूट्रोफिल 60 से 65%। वहीं पर आपका मोनोसाइट 6 से 8%, लिम्फोसाइट 20 से 25%। बेसोफिल आपकी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन कराती है, इसके साथ साथ बेसोफिल सेरोटोनिन, हेपेरिन, हिस्टामाइन निकालती है। इओसिनोफिल जो कि 2 से 3% पाई जाती है, इओसिनोफिल जो होती है वो एलर्जिक रिएक्शन और इन्फेक्शन के दौरान बढ़ जाती है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये आपकी फैगोसाइटोसिस कराती है। और वहीं पर आपकी लिम्फोसाइट जो होती है वो इम्यूनो रिस्पॉन्स देती है। लिम्फोसाइट भी दो प्रकार की, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होती है वो आपकी एंटीबॉडी की प्रोडक्शन कराती है, वहीं पर टी लिम्फोसाइट जो होती है वो आपकी खुद जाकर लड़ती है, अर्थात ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है। अब नीचे एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है, उसे देखिए। आरबीसी काले धब्बे की तरह आएगा, प्लेटलेट जो होता है सेल का टुकड़ा है तो छोटे टुकड़े एग्जाम में दिखाई देंगे। इओसिनोफिल में हेडफोन शेप न्यूक्लियस होगा, न्यूट्रोफिल में मल्टी लोब न्यूक्लियस होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मोनोसाइट की किडनी शेप या बीन शेप न्यूक्लियस का। इसके बाद अगर हम बात करें लिम्फोसाइट में कंफ्यूजन होगा, ध्यान रखना न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इनका ज्यादा होता है, अर्थात साइटोप्लाज्म की तुलना में न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है। बी और टी लिम्फोसाइट में जो होता है वो आपका न्यूक्लियस देखिए साइज में काफी बड़ा होगा। इसके साथ अगर हम आगे बढ़ जाएं तो लार्जेस्ट लिम्फोसाइट पूछेगा, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, तो आंसर लगेगा मोनोसाइट। सबसे ज्यादा मात्रा में होती है 60 से 65%, न्यूट्रोफिल। प्लेटलेट की बात करें, प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर एमएम क्यूब होती है। प्लेटलेट का काम क्लॉटिंग में होता है। डेंगू का किसी को फीवर आ जाता है, अगर डेंगू फीवर किसी को हो गया तो सीधी बात है बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है, अगर प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाएगी डेंगू फीवर में, तो डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाएगा। अगर प्लेटलेट कम हो जाएगा तो प्लेटलेट के अंदर मौजूद क्लॉटिंग फैक्टर भी क्या हो जाएंगे? कम। प्लेटलेट कम तो क्लॉटिंग फैक्टर कम, क्लॉटिंग फैक्टर कम तो लॉस ऑफ फ्लूइड आपका ज्यादा होगा। आप कहोगे सर अगर ना कट हुआ तो, अगर नहीं कट हुआ तो अंदर के ब्लड के पाइप फटेंगे। ब्लीडिंग तो दो प्रकार की, बाहर से हो रही है, अंदर से हो रही है। अंदर भी ब्लड के पाइप आपके कटेंगे, अल्टीमेटली आपके अंदर आरबीसी की भी कमी हो जाएगी। और अल्टीमेटली क्या होगा? डेंगू में क्या होगा? फिर सुनिए, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ क्या होगा? प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाएगी, प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाएगी तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो आपका एनीमिया भी हो गया। और इसके साथ साथ डब्ल्यू आपका जो प्लेटलेट होती है, प्लेटलेट जो होती है उनका काम क्या होता है? प्लेटलेट का काम, प्लेटलेट में तो बहुत सारे केमिकल हैं, प्लेटलेट में तो बहुत सारे केमिकल हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम वो क्लॉटिंग में मदद करते हैं, सब नहीं, मोस्ट ऑफ देम। तो इस तरीके से हमने प्लेटलेट को खत्म कर लिया। नाउ कम ऑन ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग वैसे तो बतेरों प्रकार की गई, लेकिन हम सिर्फ दो प्रकार की ग्रुपिंग पढ़ते हैं, एक एबीओ ग्रुपिंग पढ़ते हैं और एक हम आरएच ग्रुपिंग पढ़ते हैं। जो एबीओ ग्रुपिंग होती है वो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन के ऊपर होती है, वहीं पर आरएच ग्रुपिंग जो होती है वो आरएच एंटीजन है या नहीं है, अर्थात ओवरऑल दोनों ग्रुपिंग जो है वो एंटीजन डिपेंडेंट एंटीजन है या नहीं है। लेकिन एबीओ वाली प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी पर होती है, वहीं पर आरएच एंटीजन जो होता है, अगर आरएच एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। एबीओ ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग जाते हैं तो ब्लड हमें 4 प्रकार का मिलता है, ए बी ए बी ओ। वहीं पर बात करें, मैंने आपसे कहा था जैसा एंटीजन होगा वैसा ब्लड ग्रुप होगा। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में हमने दो प्रकार के एंटीजन पढ़े थे, एंटीजन ए और एंटीजन बी। जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए एंड बी ब्लड ग्रुप ए बी, एंटीजन एब्सेंट ब्लड ग्रुप जीरो को हम लोग ओ बोलने लगे। मैंने कहा था ब्लड में जो एंटीजन होगा वो एंटीबॉडी नहीं होगी, और जो एंटीजन नहीं होगा वो एंटीबॉडी होगी। मतलब ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी एंटीबॉडी ए, ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन ए एंड बी, ए बी मत बोल देना, गलत हो जाएगा। ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन ए एंड बी, एंटीबॉडी दोनों एब्सेंट, ब्लड ग्रुप जीरो, एंटीजन एब्सेंट लेकिन एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट, दैट इज ए एंड बी। अब अगर बात करें, अगर आरएच एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप आपका हो जाएगा पॉजिटिव, अगर आरएच एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा नेगेटिव। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना पेपर को सॉल्व करते वक्त, आरएच नेगेटिव किसी एंटीजन का नाम नहीं होता है।
RH नेगेटिव का मतलब एब्सेंट, यहाँ नेगेटिव का मतलब एब्सेंट है, नेगेटिव इज नॉट एंटीजन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हियर इंडिकेटिंग प्रेजेंस और एब्सेंस ओनली। RH एंटीजन, RH पॉजिटिव एंटीजन नहीं होता, RH नेगेटिव एंटीजन नहीं होता है। RH एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप प्लस, RH एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप माइनस। अब RH इनकम्पेटिबिलिटी की बात करें, RH इनकम्पेटिबिलिटी के दो केसेस होते हैं RH मिसमैचिंग की, एक आपका ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन जिसे हम बिफोर करेंगे या आफ्टर। भाई चेकिंग कब करोगे, बिफोर के आफ्टर? अरे आफ्टर करके क्या करोगे भाई, अब ब्लड गलत चढ़ा दिया, अब चेक करने का क्या फायदा? हमेशा ब्लड ग्रुप चेक कर, ब्लड ग्रुप की चेकिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले करेंगे, छोटी गलती पर करा देगा वो। आप ध्यान रखना बेटा, मैंने कहा था कोई भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला नेगेटिव को, किसी भी नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है, और लेकिन नेगेटिव वाले जो होते हैं वो नेगेटिव को भी देंगे और पॉजिटिव को भी देंगे। RH पॉजिटिव वाला, मैंने पूरा लॉजिक बताया था, RH पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि RH पॉजिटिव के पास RH एंटीजन है, RH नेगेटिव वाला उस RH एंटीजन को नहीं पहचान पाएगा और उस RH नेगेटिव के, उस RH पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ, उस RH एंटीजन के खिलाफ बना लेगा RH एंटीबॉडी। इस वजह से कोई भी पॉजिटिव ब्लड वाला किसी भी नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। इस वजह से O पॉजिटिव और O नेगेटिव में, O नेगेटिव को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि नेगेटिव वाला नेगेटिव को भी देगा और पॉजिटिव को भी देगा। तो ये केस था RH मिसमैचिंग का। इसके बाद अगर हम बात करें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में जो फादर होंगे वो RH पॉजिटिव होंगे, मदर हमेशा RH नेगेटिव होनी चाहिए, और जो बच्चा अंदर पल रहा है वो आपका RH पॉजिटिव होना चाहिए। होता क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ और बच्चे का, ड्यूरिंग डिलीवरी नहीं बोलना है, डिलीवरी बोल देगा बात अलग हो जाएगी, प्रेगनेंसी का मतलब हो गया बच्चा 9 महीने अंदर है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ और बच्चे का ब्लड इज वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान नहीं, डिलीवरी के दौरान तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चा, माँ और बच्चे का ब्लड आपस में मिल जाए, पॉसिबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं है। फिर सुनो, ड्यूरिंग डिलीवरी माँ और बच्चे का ब्लड इज वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, लेकिन अब क्या होता है, डिलीवरी के दौरान बहुत ज्यादा चांसेस है, कंफर्म नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि बच्चे के ब्लड, बच्चे का RH पॉजिटिव ब्लड का सामना मां से हो, और अल्टीमेटली मां क्योंकि RH नेगेटिव है, बच्चे के RH पॉजिटिव ब्लड को नहीं पहचान पाएगी और उस RH एंटीजन को नहीं पहचान पाएगी, क्योंकि बच्चा RH पॉजिटिव है, उस RH एंटीजन के खिलाफ मां बना लेगी RH एंटीबॉडी। अब क्या होगा, जब दूसरा बच्चा आएगा और दूसरा बच्चा भी RH पॉजिटिव है, तब हो जाएगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। पहला तो सेफली निकल गया, लेकिन अगर दूसरा बच्चा भी RH पॉजिटिव है, तो जो मां ने पहले बच्चे की डिलीवरी के बाद RH एंटीबॉडी बनाई थी, वो उसका साइज छोटा होने की वजह से प्लेसेंटा के माध्यम से, प्लेसेंटा के थ्रू वो दूसरे बच्चे के ब्लड में चली जाएगी। अब दूसरे बच्चे के ब्लड में अगर RH एंटीबॉडी गई तो ऑलरेडी बच्चे के पास RH एंटीजन है, RH एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन हो जाएगा, अल्टीमेटली बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, सीवियर केस में डेथ हो जाएगी। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डिलीवरी के तुरंत बाद इमीडिएटली ध्यान रखना, ये नहीं पहली और दूसरी डिलीवरी के बीच कभी भी लगा दो, पहली डिलीवरी के इमीडिएटली, एनसीईआरटी लिखती है इमीडिएटली मतलब तुरंत, पहली डिलीवरी के तुरंत बाद आपको एंटी RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन देना पड़ेगा। सर अगर तुरंत नहीं देंगे तो और मान लीजिए काफी देर बाद दिए, दूसरी डिलीवरी के बीच में गैप ज्यादा हो गया, अगर गैप ज्यादा हो गया तो बेटा माता जी के अंदर RH एंटीबॉडी इतनी ज्यादा बन जाएंगी कि एंटी RH एंटीबॉडी उस पर असर नहीं दिखा पाएगी। इस वजह से जस्ट आफ्टर या जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड हमें देना पड़ेगा एंटी RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन। अब यहाँ पर 3 केसेस बनते हैं कि अगर सर मान लीजिए माँ भी नेगेटिव है, बाप भी नेगेटिव है, तब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भैया अगर माँ भी नेगेटिव है, माँ के पास भी RH एंटीजन नहीं और बाप के पास भी RH एंटीजन नहीं, तो बच्चे के पास कैसे RH एंटीजन आ जाएगा? फिर ना माँ के पास जीन है RH एंटीजन के, ना बच्चे के पास है, ना बाप के पास है, तो बच्चे के पास RH एंटीजन आने का कोई, वॉइस में कोई दिक्कत? बच्चों वॉइस में कोई दिक्कत? ओके 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 ओके, ठीक है, आइए। मैं कह रहा हूं जब माँ के पास RH एंटीजन नहीं, बच्चे जब जब माँ के पास RH एंटीजन नहीं, बाप के पास RH एंटीजन नहीं, तो बच्चे के पास RH एंटीजन जाने का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो इसलिए इस केस में आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस नहीं होगी। अब आइए अब अगला केस की अगर हम बात करें, अब अगर हम आगे के केस बात करें तो बेटा अगर मान लीजिए माँ आपकी RH पॉजिटिव है तो भी ये बीमारी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर माँ RH पॉजिटिव है तो पहले बच्चे की डिलीवरी के बाद अगर जो है बच्चे का RH पॉजिटिव ब्लड माँ में जाता है तो माँ जो होती है जो माँ होती है, अगर पहले बच्चे की डिलीवरी के बाद अगर माँ पॉजिटिव है, भाई इस बीमारी में माँ नेगेटिव होनी चाहिए, पहले बच्चे की डिलीवरी के बाद अगर ब्लड जो होता है बच्चे का माँ के अंदर जाता है तो माँ उस RH एंटीजन को विदेशी नहीं माने, क्योंकि माँ खुद RH पॉजिटिव है, तो इस केस में भी बीमारी नहीं होगी। तीसरा केस एक और बनाते हैं, मान लीजिए सर दूसरा बच्चा RH नेगेटिव हुआ तो बीमारी होगी? तो भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर दूसरा बच्चा RH नेगेटिव हुआ,
भाई दूसरा आरएच नेगेटिव है बट अंडरस्टूड है कि पहला पॉजिटिव था। अगर दूसरा बच्चा आरएच नेगेटिव है तो भी ये बीमारी नहीं होगी, क्योंकि पहले बच्चे के बाद माँ आरएच एंटीबॉडी बना तो लेगी, लेकिन वो आरएच एंटीबॉडी दूसरे बच्चे के अंदर जाकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि दूसरा बच्चा आरएच नेगेटिव है, बच्चे के पास आरएच एंटीजन नहीं है। तो बीमारी सिर्फ ये एक केस में होगी, जब बाप होगा आरएच पॉजिटिव, माँ होगी आरएच नेगेटिव और बच्चा होगा आरएच पॉजिटिव। तो लेट्स स्टार्ट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग एक कैस्केड रिएक्शन है, जिसमें हम लोग देखते हैं ब्लड आपका क्लॉट कर जाता है एक डार्क रेडिश कलर का, डार्क रेडिश ड्यू टू आरबीसी, डार्क रेडिश कलर का आपका यहाँ पर एक पपड़ी जम जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की एक पपड़ी जम जाती है, स्कम जिसे बोलते हैं। होता क्या है, इंजर टिश्यू क्लॉटिंग फैक्टर निकालता है, प्लेटलेट क्लॉटिंग फैक्टर निकालता है, दोनों कैल्शियम और प्रोटीन की मदद से बनाते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम नहीं, एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा, थ्रोम्बिन जो होता है वो फाइब्रोजन को फाइब्रिन में बदलेगा, फाइब्रिन के रेशियो में आपके फंस जाएंगे डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट, अल्टीमेटली ब्लड आपका क्या कर जाएगा, क्लॉट। Which iron play an important role in blood clotting? तो हमारा आंसर होगा कैल्शियम आयन। एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है जो एम्स से पूछे जाते थे। एम्स क्या करता था, एम्स क्या करता था बेटा, एम्स आपका एक क्वेश्चन देता था कि भैया ये बताइए, एम्स का क्वेश्चन वो एक स्लाइड दे देता था और स्लाइड देकर वो पूछता था कि भैया ये बताइए कि इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, या उस पर डिटेल में क्वेश्चन पूछता था। तो बेटा ध्यान रखना एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, अगर आपको स्लाइड देकर पूछ ले कि बताओ बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया था कि देखो स्लाइड वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे होते थे। तो अब होता क्या था कि एक स्लाइड दे देता था, स्लाइड का एक रूल होता था कि भाई स्लाइड पे 3 खून की बूंद होते दिखाता था। तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि मार्केट में रेडीमेड आती थी एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी और आरएच एंटीबॉडी। तो पहली वाली खून की बूंद पर हम लोग डालते थे, किसी भी इंसान का हमें ब्लड ग्रुप जांचना है तो पहली वाली खून की बूंद पर हम लोग डालते थे एंटीबॉडी ए, दूसरी वाली खून की बूंद पर डालते थे एंटीबॉडी बी और तीसरी वाले पर डालते थे आरएच एंटीबॉडी। तो भाई एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी डालने पर हमें पता चल जाता था एंटीजन ए या एंटीजन बी है या नहीं है। अगर है तो क्लॉट करेगा और नहीं है तो क्लॉट नहीं करेगा, पूरे एक लेक्चर आपको समझाया था। और तीसरी वाली खून की बूंद पर जब हम आरएच एंटीबॉडी डालते थे तो अगर वो क्लॉट कर गया तो आरएच पॉजिटिव, नहीं हुआ तो आरएच नेगेटिव। तो इस तरीके से हमने सीख लिया था कि कैसे जो है हम खून को स्लाइड को देखकर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा, अगर एंटीबॉडी ए डालने पर पहली वाली ड्रॉप जम गई इसका मतलब एंटीजन ए था, मतलब ब्लड ग्रुप ए। अगर एंटीबॉडी बी डालने पर अगर ब्लड जम गया तो मतलब एंटीजन बी था, इसका मतलब ब्लड ग्रुप बी। अगर दोनों एंटीबॉडी डालने पर जम जाता है तो ब्लड ग्रुप ए बी, अगर दोनों एंटीबॉडी डालने पर नहीं जमता तो ब्लड ग्रुप 0। क्लियर। तो इस तरीके से हम सीख ले कि ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ध्यान रखना एक अच्छा सवाल पूछता है कि ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव और नॉन ओ नेगेटिव में कौन यूनिवर्सल आपका डोनर है, तो ओ नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड देगा और नेगेटिव वाला आपका नेगेटिव को भी ब्लड देगा। अब यहाँ पर एक अगला सवाल ये पूछ लेता है कि बताओ ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, इसका रीजन क्या हो सकता है। रीजन बेटा ये हो सकता है, देखो अगर तुम्हें 2 लाइन दे देगा, कह देगा रीजन ये है कि ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये बात तो सही है, बात गलत नहीं, ओ नेगेटिव के पास कोई एंटीजन नहीं, बात तो सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं बनेगा, क्योंकि वो पूछ रहा है कि यूनिवर्सल डोनर क्यों है। डोनर वो इसलिए नहीं है, इसलिए है क्योंकि ओ नेगेटिव के पास देखो क्वेश्चन को सुनो पहले, आराम आराम से रुको, रुक के ठहर के 1 सेकंड। हाँ अब बेटा यहाँ 2 क्वेश्चन बड़े अच्छे आते हैं, यूनिवर्सल डोनर बताइए, तो हमारा आंसर होता है ओ नेगेटिव। अब ओ नेगेटिव के बाद बच्चों हमसे वो पूछता है कि ओ नेगेटिव को हम यूनिवर्सल डोनर क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पर दो ऑप्शन देगा, वो ऐसे कर देगा एग्जाम में, कह देगा कि भाई ओ नेगेटिव के पास कोई एंटीजन नहीं होता इस वजह से वो यूनिवर्सल डोनर है। दूसरा कह देता है ओ नेगेटिव के पास दोनों एंटीजन है, ए भी और बी भी है, इस वजह दोनों एंटीबॉडी है, सॉरी भाई पहला स्टेटमेंट बनेगा कोई एंटीजन नहीं है इस वजह से यूनिवर्सल डोनर है। दूसरा स्टेटमेंट बनेगा कि ब्लड ग्रुप ओ के पास दोनों एंटीबॉडी है, ए बी और बी भी है, इस वजह से वो यूनिवर्सल डोनर। तो इसका आंसर लगेगा पहला, कोई एंटीजन नहीं होने की वजह से यूनिवर्सल डोनर है। मैंने कहा था डोनर का हमेशा क्या चेक होता है, एंटीजन। बात ये भी सही है कि ब्लड ग्रुप ओ के पास एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं बनता कि ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर क्यों है। क्लियर। यूनिवर्सल डोनर इसलिए क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता। अब ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है, रेसिपिएंट इसलिए नहीं है कि उसके पास दोनों एंटीजन है, बल्कि रेसिपिएंट इसलिए है कि ब्लड ग्रुप ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, और जो ब्लड देता है उसकी तो हम एंटीजन देखते हैं, लेकिन जो ब्लड लेता है उसके हम क्या चेक करते हैं, एंटीबॉडी। एंड ऑफ कंप्लीट ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, इंट्रोडक्शन, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, फीटैलिस, आरएस मिसमैचिंग का केस एंड एबीओ ग्रुपिंग। So, after a gap of 3 minutes exact, we will start breathing and exchange of gases. तो शुरू में तो 18 मिनट हमारे खराब हो गए थे क्योंकि पहली बार कम्युनिकेशन सेट करने में टाइम लगा था।
तो देखिए इस तरीके से हमने टोटल 19 मिनट में लगभग पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, दैट इज ब्लड, जो कि एक पार्ट फर्स्ट है। तो एग्जैक्ट हम लोग 3 मिनट बाद कंटिन्यू करेंगे, सभी लाइव बने रहेंगे, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, सभी लाइव बने रहेंगे। एग्जैक्ट 3 मिनट बाद हम शुरू करेंगे, एक साथ में सुनते चले जाएंगे, नहीं इसी नहीं, सिर्फ ब्लड यहीं तक आएगा। तो इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पूरी एक बार में सुनते चलिए। डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या ही सुनाना, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट आपकी 3 प्रकार की, बेसोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। भाई तुम लोगों ने रैप तो बहुत सुना होगा, आवाज मेरा रैप सुनो। बेसोफिल जो होती है वो आपकी 0.5 से 1%, यूसिनोफिल 2 से 3%, न्यूट्रोफिल 60 से 65%, वहीं पर मोनोसाइट 6 से 8%, लिपोसाइट 20 से 25%। बेसोफिल आपका इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए रिस्पांसिबल है, सेरोटोनिन, हेपेरिन, हिस्टामाइन निकालती है। यूसिनोफिल आपकी इन्फेक्शन और एलर्जी के दौरान बढ़ जाती है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट आपकी फैगोसाइटोसिस करती है, लिपोसाइट इम्यून रिस्पांस कराती है, खत्म। ठीक है बेटा, पूरा क्यों नहीं समझ में आएगा? जब इतनी शिद्दत से एक टॉपिक को एनसीईआरटी में घुस घुस कर पोस्टमार्टम में पढ़ाया तो कैसे नहीं आएगा। चलिए 2 मिनट में शुरू करते हैं, तब तक एक बार तुरंत 2 मिनट के अंदर यही बने रहिए बेटा। सब लोग अपना अपना अगर चाहो तो अपना स्टेटस लगा लीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चल जाए, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि हम बीआरटी के जस्ट पहले हर बार रिवाइज करेंगे। लिंक रिएक्शन मतलब कैस्केड रिएक्शन को हम लोग लिंक रिएक्शन करते हैं। कोई भी डाउट पूछो डीएनए ऑफिशियल, जो तुम्हारा मन हो। तो लिंक रिएक्शन का मतलब होता है कैस्केड रिएक्शन। कैस्केड रिएक्शन जो आपस में कनेक्टेड हो, जैसे ब्लड क्लॉटिंग आपस में कनेक्टेड रिएक्शन है। अर्थात ब्लड क्लॉटिंग में अगर कुछ भी चीज आप हटाते हो तो सीधी सी बात है, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई ब्लड क्लॉटिंग इज अ कैस्केड रिएक्शन। चलिए तो लेट्स हैव अ टी। चलिए डीएनए राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया में जाते ही है इम्पल्स, लेकिन वो सिलेबस में नहीं, एनसीईआरटी साइमल्टेनियस मानती है। फैगोसाइटोसिस करने का मतलब अ, किसी भी सेल्स को पूरा पूरा खा जाना। साइटो मतलब वो, साइटोसिस मतलब वो, साइटो मतलब होता है सेल, साइट मतलब सेल, ओसिस मतलब कंडीशन, फैगो मतलब खा जाना। अगर अगर कोई डब्ल्यूबीसी जाए पूरा पूरा बैक्टीरिया खा जाए तो इसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन यूज हो रही है। बेटा क्लास नहीं कर रहे हो क्या? बेटा क्लास करोगे तभी समझ में आए, क्लास में हर बात बताई जाती है बेसिक से। एयर टाइट चैम्बर का मतलब हो गया स्ट्रेंज की, जिससे गैस ना अंदर आ पाए और अंदर की गैस ना बाहर जा पाए। एरोबिक का मतलब विद ऑक्सीजन, एनारोबिक का मतलब विदाउट ऑक्सीजन। कोगुलेशन ऑफ ब्लड में कुछ नहीं है, इंजर टिश्यू क्लॉटिंग फैक्टर निकालता है, प्लेटलेट क्लॉटिंग फैक्टर निकालता है, कैल्शियम और प्रोटीन की मदद से थ्रोम्बोकाइनेज बनाता है, जो कि एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। और जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बदलेगा, और थ्रोम्बिन आपका फाइब्रोजन को फाइब्रिन बदलेगा। फाइब्रिन प्लस डेड एंड डैमेज फाउंड एलिमेंट इज इक्वल टू ब्लड क्लॉट। याद यार तुम लोग अपनी आईडीज प्लीज अपने नाम से बनाया करिए, प्लीज अपने नाम से। सर ग्लोटिस किसे कहते हैं? ग्लोटिस बेटा जैसे मान लो ये आपका लैरिंग्स है, ठीक है? तो लैरिंग्स के माउथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। लैरिंग्स के माउथ को हम लोग ग्लोटिस बोलते हैं। चलिए जल्दी से। तब तक आप लोग अपना रिवाइज कीजिए, 1-2 मिनट में मैं कुछ अपना पढ़ लेता हूँ। विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन बनाने में हेल्प करता है, पर सिलेबस में नहीं इसलिए पढ़ाया नहीं। हाइपोथैलेमस ऑर्गेनाइज ग्लैंड इसलिए नहीं है क्योंकि हाइपोथैलेमस जो होता है बेटा, हाइपोथैलेमस हो गया या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया या किडनी हो गई, ये सब ऑर्गेनाइज ग्लैंड इसलिए नहीं कहलाती क्योंकि परफेक्ट ग्लैंड नहीं है भाई। हाइपोथैलेमस का मेन काम ये थोड़ी है कि वो हार्मोन्स पैदा करे, वो आपका वैसोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन पैदा करे। हाइपोथैलेमस का मेन काम है भूख प्यास और ताप, टेम्परेचर, ये कंट्रोल करता है। रिपीट करके सुन लो बेटा, एग्जैक्ट 2 मिनट में चालू हो जाऊंगा।
अच्छा बच्चों, एक चीज सुनना, शुरू करते हैं। एक बड़ी अच्छी पॉइंट मैंने पकड़ी पकड़ी नहीं, दिया हुआ है। अभी मैं एक बुक खत्म कर रहा हूँ, तो उसमें बड़ी अच्छी बात है, सुनना, तुम लोग के बहुत काम आएगी फिजिक्स में। हाँ, सिर्फ बच्चे में होगा, इलेक्ट्रोबायोसिस माँ में नहीं होगा ना, बाप में होगा। सुनना, इस पॉइंट को सुनना। क्या लिखा है पॉइंट, पॉइंट सुनना। हिस्टामाइन एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जस्ट अ सेकंड, चार्जिंग में लगा दूं। सुनना, चार्जिंग, सुनना, एक बड़ा अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ। हाँ, फिटेलिस सिर्फ सिर्फ बच्चों, फीटस का मतलब बच्चा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये मैं एक बुक पढ़ रहा था, वॉल्टर लोइन की बुक है, वॉल्टर लोइन और गोल्डस्टीन की बुक है। तो ये क्या लिखते हैं, सुनना, जो आप लोग फिजिक्स में जो यूनिट्स होती है उसको आप लोग बहुत हल्के में लेते हो, और एग्जाम में यूनिट वाले कैलकुलेशन बहुत ज्यादा गलत होते हैं। तो मैं आपको बस एहसास दिला रहा हूँ कि एक यूनिट को जिसको आप बड़े हल्के में लेते हो कि अरे बस यूनिट का ही तो मिस्टेक हो गया, और कोई मिस्टेक नहीं, बाकी मुझे पूरा न्यूमेरिकल आता था। आमतौर पर एक कॉमन सोच हमारी होती है बस यूनिट गलत होगी वरना क्वेश्चन सही हो जाता मेरा। तो समझना, वॉल्टर लुईन साहब लिखते हैं अपनी बुक में कि एक मिशन था, मार्स पे गया था, नाम स्पेसशिप का नाम था क्लाइमेट ऑर्बिटर। ठीक है, सुनना, सितंबर 1999 की बात है। तो हुआ क्या था, दो टीम इस पर काम कर रही थी। एक क्या थी, एक मीटरिंग सिस्टम का यूज कर रही थी। मीट्रिक सिस्टम मतलब मीटर का यूज करना, अरे हम लोग पढ़ते हैं ना भाई, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एक जो है मीट्रिक सिस्टम का यूज कर रही थी, और एक जो थी वो इंग्लिश सिस्टम का यूज कर रही थी। दोनों यूनिट्स अलग अलग यूज कर रहे थे। अल्टीमेटली क्या था भाई, मीट्रिक सिस्टम में वैल्यू कुछ और आ रही थी, लंबाई की, डिस्टेंस की, और इंग्लिश सिस्टम में कुछ और आ रही थी। अल्टीमेटली जो आपका मार्स का मिशन था, जिसे हम बोलते हैं मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर, अल्टीमेटली क्या हुआ, $125 मिलियन का लॉस हो गया। इसके साथ साथ 11 साल ये मिशन चला था सिर्फ यूनिट के कैलकुलेशन की मिस्टेक पर। और आप कहते हैं अरे बस छोटी सी फॉल्ट हो गई, $125 मिलियन वैज्ञानिकों के 11 साल बर्बाद हो गए। तो ये सोचने वाली बात है। इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ से दिख रहा होगा, इस पैराग्राफ से मतलब, ये मैंने इसे साइड में से मार्क भी कर लिया। इस पैराग्राफ से मतलब हमें सीख मिलती है कि $125 मिलियन का लॉस हो, 11 साल बर्बाद। इसलिए ध्यान रखना, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में यूनिट्स का, और बायोलॉजी में भी MM क्यूब है, CM क्यूब नहीं है। इस बात का ध्यान रखना भैया एग्जाम में, कि यूनिट्स का खासा ध्यान रखें, वरना अगर यूनिट्स आपकी गड़बड़ाई, एक सेकेंड, तो आपका 4 नंबर जाएगा, और 4 नंबर के साथ उनके 11 साल गए, आपके भी कुछ ना कुछ साल चले ही जाएंगे। क्लियर? तो बस फोन चार्जिंग में लगा लो बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकंड, तुरंत चालू हो रहा है। तो चलो, एक लेसन और मिल गया आपको इसके साथ साथ। बुक्स कुछ दिन के लिए मिलेगी नहीं, अभी सिर्फ आप लोग नीट का पढ़ेंगे, ये तो मैं फालतू पढ़ता रहता हूँ। बहुत प्यारी बुक है लेकिन, चले। एक सेकंड था, बस एक सेकंड, तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं। एक सेकंड बच्चों, बस मोबाइल सेट कर लें। बस अगली बार से सेटअप में पहले बार में प्रॉपर रखूंगा, ठीक है। हाँ, हर 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 डिलीवरी में बेटा, हर डिलीवरी में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट कौन सी चलो, अब चलो शुरू करते हैं, चलो। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। इधर देखिएगा, बस बस एक सेकंड, एक सेकंड यार, मोबाइल सेट कर ले, टेढ़ा हो रहा है, टेढ़ा हो जाए जैसा। इम्पल्स इसलिए जाती है क्योंकि वहाँ पर DNA इंटर नोडल फाइबर्स पाए जाते हैं, सिलेबस में नहीं है, और तुम टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, तो तुम लोग ये बातें मत करो, ठीक है। अभी मैं स्टूडेंट से बातें कर रहा हूँ, ठीक है। फोन पे डाउट पूछ लेना। वो जो इंटर नोडल फाइबर्स होते हैं, ऐसे नोड और एवी नोड के बीच में, चलो हटाओ।
चलो लेट्स स्टार्ट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इंट्रोडक्शन की बात करें, एनसीईआरटी कहती है कि हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं। हम सबसे पहले पायरुविक एसिड से बनता है एसिटिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में जाता है। क्रेब्स साइकिल के बाद आती है ईटीएस के फोर्थ कॉम्प्लेक्स पर जाकर ऑक्सीजन अटैक करती है। मतलब ग्लूकोज पर ऑक्सीजन का अटैक डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट होता है। अब ग्लूकोज का ये पूछेगा डायरेक्ट अटैक या इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट होने की वजह क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट होने की वजह होती है, इनडायरेक्ट होने की मेन वजह होती है कि भैया ग्लूकोज का ऑक्सीजन का ग्लूकोज पर अटैक इनडायरेक्ट होता है। इसकी मेन वजह होती है कि ग्लूकोज पर वो डायरेक्ट अटैक नहीं करती बल्कि ईटीएस पर जाकर अटैक करती है। जैसे कि हमें पता है रिस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पर बोलता है प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, छाती मूविंग अप एंड डाउन। यहाँ एक अच्छा सवाल बनता है कि छाती अगर अप एंड डाउन मूव कर रही है तो इसकी वजह क्या है। इसकी वजह होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, डायाफ्राम वजह नहीं होगी, छाती अप एंड डाउन होने की वजह से है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट भी एक सवाल मैंने बना दिया, क्लियर। तो चलिए इसके बाद अगर हम बात करें दोबारा रिपीट करते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ग्लूकोज से बनेगा आपका पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम में जाएगा क्रेब्स साइकिल ईटीएस में जाएगी। ईटीएस के फोर्थ कॉम्प्लेक्स पर जाकर आपका ऑक्सीजन अटैक करेगा। मतलब ग्लूकोज का अटैक आपका ऑक्सीजन का ग्लूकोज पर अटैक डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट होता, अर्थात ग्लूकोज पर अटैक नहीं होता, ईटीएस पर जाकर अटैक होता है। इसके बाद रिस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक एक्टिविटी है। ब्रीदिंग जिसको हम लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि बाहर से ऑक्सीजन को लंग्स से ले जाना और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, छाती मूविंग अप एंड डाउन, इट इज ड्यू टू इंटरकॉस्टल मसल्स, ना कि डायाफ्राम। ध्यान रखना छाती का ऊपर नीचे होना इंटरकॉस्टल की वजह से होता है। अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग दो बात पर डिपेंड करता है, एक हैबिटाट और एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जहां भी बैठे हो मेरे साथ बोलो, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटफॉर्म। लोअर इन्वर्टिब्रेट के 3 एग्जांपल हैं, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटफॉर्म, इंटायर बॉडी सर्फेस से सांस लेते हैं। अर्थवॉर्म, मॉस्क्यूटिकल। बोलो बेटा, तुरंत याद होना चाहिए, देखते टिक मारिएगा। अर्थवॉर्म, जहां बैठे हो वहीं चिल्ला के बोलो, अर्थवॉर्म मॉस्क्यूटिकल। इंसेक्ट, ट्रैकियल ट्यूब। ध्यान रखना ड्राई क्यूटिकल नहीं, मॉस्क्यूटिकल। अच्छा, लोअर इन्वर्टिब्रेट के तीन एग्जांपल, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटफॉर्म। अर्थवॉर्म आपका मॉस्क्यूटिकल, उसके साथ साथ इंसेक्ट आपका ट्रैकियल ट्यूब। एक्वेटिक, आर्थ्रोपोड एंड एक्वेटिक मोलस्क का आंसर हो जाएगा गिल्स। वर्टिब्रेट आपके 5 प्रकार के फिशेस, एम्फीबियन, रिप्टाइल, बर्ड, मैमल। फिश जो होते हैं वो आपके गिल से सांस लेते हैं। वहीं पर आपका एम्फीबियन आपके 3 तरीके से सांस लेते हैं, लंग से लेते हैं, मॉइस्ट स्किन से लेते हैं और बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग से लेते हैं। वहीं पर रिप्टाइल, बर्ड और मैमल की बात करें तो लंग से सांस लेते हैं। इसके बाद याद रखना गिल्स और लंग्स होते हैं वेस्कुलराइज बैग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लड के पाइप बहुत सारे पाए जाते हैं, इस वजह से हमने वेस्कुलराइज बैग कहते हैं। इसके साथ में आपका वर्टिब्रेट का डेवलप्ड आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। तो दोबारा बोलेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और आपका हैबिटाट पर डिपेंड करेगा आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अर्थवॉर्म, मॉस्क्यूटिकल, इंसेक्ट, ट्रैकियल ट्यूब, फिश हो गया, गिल, एक्वेटिक, आर्थ्रोपोड एंड एक्वेटिक मोलस्क आपका हो गया गिल्स की मदद से। गिल्स और लंग्स आपके वेस्कुलराइज बैग हैं। वेस्कुलराइज इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर ब्लड के पाइप बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, मॉस्क्यूटिकल को हम लोग क्यूटेनियस रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। क्यूटेनियस इसलिए बोलते हैं कि क्यूटेनियस का मतलब हो गया रिलेटेड टू स्किन। याद रखना क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, वहीं पर गिल, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन मतलब गिल से। रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से शुरू होता है जो कि पाया जाता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से हम लोग जाते हैं नेसल पैसेज से नेसल चैम्बर के बाद फेरिंक्स और ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। इसके बाद आपका आ जाता है इनिशियल ब्रोंक्यूल, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल, इसके बाद एल्वोलाई एंड एयर डक्ट। वहीं पर अगर हम बात करें कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, आंसर हो जाएगा हमारा फेरिंक्स। वॉइस में कोई प्रॉब्लम? वॉइस में कोई प्रॉब्लम? वॉइस नहीं, वो नेटवर्क कनेक्शन में डिस्टर्बेंस हो रहा है बेटा। चलो इसके बाद बात करें कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, तो हमारा आंसर हो जाएगा फेरिंक्स, अर्थात नाक से और मुंह से जो कुछ जाएगा एक कॉमन जगह पर मिलेगा जिसे हम बोलते हैं फेरिंक्स उसे बोलते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो बेटा अगर हम बात करें लैरिंग्स की, तो लैरिंग्स भी कार्टिलेजियस है, एपिग्लॉटिस भी कार्टिलेजियस है और यहाँ पर ट्रैकिया में मौजूद रिंग्स भी कार्टिलेजियस है। ध्यान रखना ट्रैकिया में मौजूद जो कार्टिलेजियस रिंग्स हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं। इनकम्प्लीट होने की वजह से क्या होता है, जब आप सांस अंदर खींचते हो तो आपका ट्रैकिया का जो डायामीटर होता है वो बढ़ जाता है, सांस खींचते वक्त, छोड़ते वक्त नहीं, ताकि भाई रिंग्स अगर कंप्लीट होती है तो डायामीटर बढ़ता ही ना। रिंग्स इनकम्प्लीट होने की वजह से क्या हुआ, सांस लोगे तो डायमीटर और बढ़ जाएगा। तो ट्रैकिया का डायमीटर और बढ़ाने के लिए, ताकि और सांस अंदर चली जाए, इस वजह से आपका रिंग्स इनकम्प्लीट होती है, जो कि वेंट्रल साइड से देखने में कंप्लीट दिखती है, लेकिन पीछे साइड से देखेंगे तो इनकम्प्लीट दिखेगी। ओवरऑल रिंग्स आपकी इनकम्प्लीट होती है। रिंग्स जो होती है ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। इनकम्प्लीट होने से फायदा क्या है, ट्रैकिया का डायमीटर बढ़ा देती है।
ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल तक आपकी रिंग्स पाई जाती हैं। वहीं पर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक आपका कहलाता है कंडक्टिंग पार्ट। रिस्पायरेटरी या एक्सचेंज पार्ट जो होता है वो आपका गैसेस का आदान प्रदान कराता है। अच्छा, लंग्स के ऊपर आपकी दो मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ध्यान रखना, रिड्यूस करता है, खत्म नहीं करता है। लंग्स की बात करें तो लंग्स जो होते हैं वो आपके बने होते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ट्रैकिया नहीं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियल, टर्मिनल ब्रोंकियल, एल्वेलाई एंड डक्ट से। इसके बाद थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप पाया जाता है जो कि आपका लैरिंग्स के माउथ में पाया जाता है। लैरिंग्स के माउथ को हम ग्लोटिस बोलते हैं। ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस जो कि थिन है, थिक नहीं, ध्यान रखना, थिन आपका कार्टिलेजिनस फ्लैप पाया जाता है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। चबाने के दौरान नहीं, निगलने के दौरान एपिग्लोटिस ग्लोटिस को बंद कर देता है ताकि आसानी से ओसोफेगस से खाना निकल जाए। एपिग्लोटिस याद रखना, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस, इलास्टिक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस बॉक्स है। लैरिंग्स ध्यान रखना, स्पीच बॉक्स नहीं है, लैरिंग्स साउंड बॉक्स है, साउंड का प्रोडक्शन करता है, वर्ड्स का प्रोडक्शन नहीं करता। इसलिए लैरिंग्स को हम स्पीच बॉक्स नहीं बोलते, साउंड बॉक्स बोलते हैं। इसके साथ साथ रिंग्स ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल तक पाई जाएगी। इसके बाद मैंने कहा था लंग्स के ऊपर जो दो प्लूरल मेम्ब्रेन है, आउटर वाली जो होती है वो थोरेसिक लाइनिंग से चिपकी होती है अंदर की तरफ, लेकिन इनर वाली मेम्ब्रेन लंग के सरफेस से चिपकी होती है। इसके बाद एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल तक आपका कंडक्टिंग पार्ट है। कंडक्टिंग पार्ट के आपके चार काम होते हैं, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, अर्थात जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं वो कंडक्टिंग पार्ट रिमूव कर देता है, एयर को मॉडिफाई करता है, एयर को बॉडी टेम्परेचर तक लाता है, और चौथा और मेन काम एयर को आपका रिस्पायरेटरी पार्ट तक पहुंचाता है। रिस्पायरेटरी पार्ट पर गैसेस का आदान प्रदान होगा। इसके बाद अगर हम बात करें जो आपका थोरेसिक चैम्बर होता है वो टाइट चैम्बर होता है, अर्थात ना एयर अंदर जा पाएगी ना एयर बाहर आ पाएगी। और इसके साथ साथ बेटा आउटर और इनर मेम्ब्रेन का सिलेबस में नाम नहीं पहले पढ़ाते थे, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा बाहर वाले को बोलते थे, विसरल प्लूरा अंदर वाले को बोलते हैं। ये सब मत पढ़िए, सिलेबस में कहीं नहीं है, क्लियर। अब सुनो, नो टेंशन, जो तुम लिखे होगी बाहर की मेम्ब्रेन का नाम अंदर बेटा इसे पहले पढ़ाते थे, अब नहीं आता पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। अब काम का पढ़ो बस, वरना नो टेंशन से टेंशन में कन्वर्ट हो जाओगे, जैसे प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में हुआ था। और खुद तो टेंशन में, दूसरों को टेंशन में अलग डाल दोगे, जैसे थ्रोम्बिन फाइब्रिन को फाइब्रिन बदल दिया था। चलो अच्छा, अगर हम बात करें तो थोरेसिक चैम्बर आपका एयर टाइट चैम्बर है। एयर टाइट चैम्बर कहने का मतलब थोरेसिक चैम्बर के अंदर ना हवा अंदर जा सकती ना बाहर आ सकती। हाँ, लंग्स के अंदर जा सकती है, लेकिन चैम्बर में, थोरेसिक चैम्बर में थोड़ी हवा जा रही है। थोरेसिक चैम्बर को अगर वेंट्रल साइड से बोले तो वेंट्रल साइड से आपका स्टर्नम बनाता है, डोर्सल साइड से थोरेसिक वर्टेब्रा बनाता है, लेटरल साइड से आपका रिब्स बनाता है, नीचे से आपका डोम शेप डायफ्राम बनाता है। याद रखना, थोरेसिक जो आपका ट्रैकिया होता है वो मिड थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल नहीं, मिड थोरेसिक कैविटी पर जाकर डिवाइड करता है, T5 पर जाकर। अब बात करते हैं थोरेसिक चैम्बर, जो कि एयर टाइट चैम्बर। एयर टाइट होना अच्छी बात है। जैसे जैसे थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे जैसे थोरेसिक वॉल्यूम घटेगा लंग्स का वॉल्यूम भी घटेगा। और हम अपने लंग्स के वॉल्यूम को डायरेक्टली ना फुला सकते हैं ना पिचका सकते हैं, इस वजह से थोरेसिक चैम्बर का एयर टाइट होना जरूरी था। अब अगर हम बात करें ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग का हम दूसरा नाम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। ये रिस्पायरेशन की पहली स्टेप है, मतलब रिस्पायरेशन की टोटल 5 स्टेप है। जो पहली स्टेप होती है रिस्पायरेशन की, वो कहलाती है ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, अर्थात ऑक्सीजन का लंग्स तक जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना। दूसरी स्टेप होता है गैसेस का आदान प्रदान लंग और ब्लड के बीच में। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। चौथा होता है सेल और ब्लड के बीच में गैसों का आदान प्रदान होना। और पांचवा सेलुलर रिस्पायरेशन। तो इस तरीके से रिस्पायरेशन की टोटल कितनी स्टेप हो गई? 5। अब अगर हम बात करें इसके आगे, अब इधर समझिएगा, जैसे अगर हम आगे बात करें तो ध्यान रखना हैबिटाट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर आपके डिपेंड करते हैं और आपका ऑर्गन कौन सा होगा। इसके साथ साथ जितने भी जानवर हैं सब के सब गैसों का आदान प्रदान सिंपल डिफ्यूजन द्वारा करते हैं। अब अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में 2 स्टेप होती है, अर्थात एक इंस्पायरेशन प्लस एक एक्सपायरेशन, ये कहलाता है वन ब्रीदिंग जो होती है। अब उसमें भाई अंदर सांस ले लो, इंस्पायरेशन, बाहर निकाल लो, एक्सपायरेशन। जब इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आपका जो थोरेसिक चैम्बर होता है उसका जो है वॉल्यूम बढ़ता है डोर्सो वेंट्रली। वहीं पर जब डायाफ्राम जो कि डोम शेप होता है, जब रिलैक्स होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाता है, अर्थात वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो भाई याद रखना, इंटरकोस्टल क्या बढ़ा रहा है? डोर्सो वेंट्रल आपका थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा रहा है। डायाफ्राम कैसे बढ़ा रहा है? एंटीरियर पोस्टीरियर। जब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो सीधी बात है एयर टाइट चैम्बर की होने की वजह से अंदर के अंदर पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो सीधी बात है लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। लंग्स के अंदर का इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में अल्टीमेटली होगा इंस्पायरेशन। और जब ये सारी चीजें रिलैक्स हो जाएंगी तो थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा, थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा तो लंग्स का वॉल्यूम कम होगा, लंग्स का वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम, बॉयल्स लॉ के तहत प्रेशर ज्यादा, एक्सपायरेशन। अगर हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के साथ साथ डायफ्राम तो काम करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ एडिशनल में इसके साथ साथ ये दोनों काम करेंगे, ध्यान रखना। इसके साथ साथ एब्डोमिनल मसल भी काम करती है। फोर्सफुल ब्रीदिंग करने के दौरान 12 से 16 बार हम नॉर्मली सांस लेते हैं, और जितने भी आपके ब्रीदिंग वॉल्यूम होते हैं वो हम स्पाइरोमीटर के थ्रू नापते हैं। याद रखना, आरवी या आरवी से जुड़ा हुआ कुछ भी मतलब जैसे एफआरसी हो गया, उसके फॉर्मूले में भी आरवी आता है भाई, आरवी प्लस ईआरवी इज इक्वल टू एफआरसी।
प्लस साथ में टोटल लंग कैपेसिटी में भी आरवी आता है और स्वयं आरवी, ये तीनों आपके स्पाइरोमीटर से नहीं नापे जा सकते हैं। इसके बाद हमने समझ गया भैया, ये सीधे से बताओ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल क्या करेगी, जब कांटेक्ट करेगी तो स्टर्नम और रिब्स को ऊपर उठाएगी, डॉर्सोवेंट्रली डायफ्राम कैसे कैसे करेगा, एंटीरो पोस्टेरली कॉन्ट्रैक्ट करके बढ़ाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, अंदर का प्रेशर कम, इंस्पायरेशन, ये सब आपका रिलैक्स जब होगा तो सीधी सी बात है वॉल्यूम कम होगा लंग्स का, थोरेसिक वॉल्यूम कम, लंग्स का वॉल्यूम कम, अल्टीमेटली एक्सपायरेशन। इसके साथ में बेटा मैंने आपको ये भी बताया था, ध्यान रखिएगा मेरी बात को भूलिएगा नहीं, कि जितने भी रिस्पायरेटरी वॉल्यूम है वो टोटल सिर्फ है चार रिस्पायरेटरी वॉल्यूम को जोड़कर हम बहुत सारी कैपेसिटी बना सकते हैं। नॉर्मल आप जितना सांस अंदर लेते हैं या जितना सांस बाहर छोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। 500 ml होता है, 6000 से 8000 ml पर मिनट होता है। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद जितना आप और ले पाए वो कहलाता है IRV, जो कि होता है 2500 से 3000 ml। वहीं पर ERV जो होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो होता है आपका 1000 से आई क्लियर बेटा, क्लास करोगे तब ये स्पीड पकड़ पाओगे। ये बच्चा इसी वजह से चाह रहा और तेज बोल, वो तो अभी आराम से बोल रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, अभी स्पीड देखा नहीं बेटा। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मली जितनी सांस आप लेते हैं, नॉर्मली जितनी सांस छोड़ते हैं वो कहलाता है टाइडल वॉल्यूम, जो कि 500 ml होता है। नॉर्मली सांस लेने के बाद एडिशनल आप जितनी सांस और लेते हैं वो कहलाता है आपका IRV, जो कि 2500 से 3000 ml होता है। वहीं पर अगर हम बात करें ERV की, नॉर्मली सांस टाइडल वॉल्यूम छोड़ने के बाद जितनी आप और सांस छोड़ पाते हैं ये आपका कहलाता है ERV, वो आपका होता है 1000 से 1100 ml। जो आप सांस कभी नहीं निकाल पाओ पूरी ताकत से सांस छोड़ने के बाद भी, वो कहलाता है RV। नीट में क्वेश्चन आया था RV कभी भी बाहर क्यों नहीं निकल पाता, क्योंकि दो मेम्ब्रेन के बीच का प्रेशर, लंग्स का प्रेशर की बात नहीं हो रही है, दो मेम्ब्रेन के बीच का प्रेशर, अर्थात प्लूरल मेम्ब्रेन में, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच का जो प्रेशर होता है वो हमेशा लंग्स के प्रेशर की तुलना में नेगेटिव होता है। दैट्स व्हाई लंग पूरी तरीके से कभी पिचक नहीं सकते, थोड़ी मोड़ी हवा हमेशा बची रह जाएगी। ध्यान रखना ERV 1000 से 1100 है और RV आपकी 1100 से 1200 है। इसके बाद मैंने आपको कहा था ये चार आपके वॉल्यूम जोड़ते जाओ, कैपेसिटी बनाते जाओ। एग्जांपल के तौर पर आप नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद जितनी सांस ले पाए वो कहलाती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, अर्थात सांस लेने की ताकत, जिसमें आता है टाइडल वॉल्यूम प्लस आपका IRV, जो कि आपका हो जाता है 3000 से 3500 ml। इसके बाद एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, नॉर्मल सांस लेने के बाद जितनी आप ताकत से पूरी सांस छोड़ पाए, अर्थात टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगा और ERV आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आपकी आ जाती है, हायर वैल्यू लेना 1000 में 1100 लेना, जिसकी वैल्यू आपकी आ जाती है 1600 ml। इसके बाद फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और फंक्शनल वॉल्यूम को, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को और रेसिडुअल वॉल्यूम को एक बार कंपेयर कर लो। रेसिडुअल वॉल्यूम वो होता है जो पूरी ताकत से सांस छोड़ने के बाद भी कभी ना निकले, लेकिन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, ये दोनों मंत्र वो है रेसिडुअल वॉल्यूम, ये रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो कभी नहीं निकलेगा, अर्थात 1100 से 1200 ml, लेकिन रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद, नॉर्मली टाइडल निकालने के बाद दो चीजें मौजूद होती है, एक RV और प्लस ERV, ये कहलाता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी जो कि आपकी लंग्स की वाइटलिटी को बताता है, पूरी ताकत से सांस घसीटने के बाद पूरी ताकत से जितनी सांस निकालो तो जितनी निकालोगे वो वाइटल कैपेसिटी, या पूरी ताकत से सांस लेने के बाद पूरी ताकत से जितनी सांस निकालो या पूरी ताकत से सांस छोड़ने के बाद जितनी सांस घसीट पाओ, ये कहलाता है आपका वाइटल कैपेसिटी, जो कि आपका लगभग आता है 4600 ml। वहीं पर टोटल लंग कैपेसिटी में चार चीजें आएंगी, TB प्लस ERV प्लस IRV प्लस RV, जो कि आपकी हो गया 5800 ml खत्म। अगर मैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका याद रखना क्वेश्चन आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो प्राइमरी साइट आपका आप एल्वुलाई कहलाएगा। दो जगह गैस का एक्सचेंज होता है, एक एल्वुलाई और ब्लड के बीच में और ब्लड और सेल के बीच में। अच्छा, अगर गैसेस का एक्सचेंज कराना है तो यहाँ पर तीन बातें इंपॉर्टेंट होती है। पहला, जो गैस हो रही है, जो आपकी गैस होती है, जो गैस का आदान प्रदान हो रहा है, जिस मेम्ब्रेन से हो रही है उसकी थिकनेस कम होनी चाहिए, तभी आपके गैसेस के एक्सचेंज को ये फेवर करेगा। दूसरी बात बच्चों यहाँ पर ये है ध्यान देने वाली कि प्रेशर का, जो गैसेस है O2 और CO2 का, इनका जो प्रेशर का है वो डिफरेंस होना चाहिए। तीसरी जो अहम बात यहाँ पर हम पढ़ते हैं वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले अगर हम थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की बात करें तो ऑक्सीजन 3 लेयर को क्रॉस करती है, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, बेसमेंट सब्सटेंस, जिसमें दो बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है, एक कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके साथ साथ एल्वेओलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों को मिलाकर बेसमेंट सब्सटेंस बोलते हैं। तो ऑक्सीजन जब आपकी एल्वेओलाई से ब्लड में जाती है तो 3 लेयर को क्रॉस करती है, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, इसके बाद बेसमेंट सब्सटेंस और अंदर पाई जाएगी एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पूछा जाए तो उल्टा हो जाएगा, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, बेसमेंट सब्सटेंस और आपका एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई। तो ध्यान रखना किधर से किधर पूछ रहा है, O2 को पूछ रहा है और CO2 को पूछ रहा है, CO2 का पलट जाएगा। अर्थात इन तीनों को मिलाने के बाद भी इन तीनों को मिलाने के बाद भी इधर इन तीनों बेटा कभी भी ऐसे बच्चों पर ध्यान मत दिया करो। ये बच्चे नहीं होते बेटा, टीचर होते हैं, तो ऐसे बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दिया करो। ये बच्चे नहीं होते, ये टीचर होते हैं, तो इन बच्चों पर ध्यान मत दीजिए। आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर सुनो, वो समय चला गया बेटा, बस चंद ही बच्चे होते हैं जो गुरु को गुरु समझते हैं, और इन लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर बुलशिट्स इन वन वर्ड। सो लेट्स स्टार्ट।
आओ तो बात करें तो स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, बेसमेंट सब्सटेंस और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, इन तीनों को मिलाने के बाद भी थिकनेस 1 mm से कम आती है। इसके साथ साथ सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों सॉल्युबल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्बिलिटी 20 से 25 गुना ज्यादा होती है ऑक्सीजन की तुलना में। इसका मतलब दोनों गैस सॉल्युबल है तो सीधी बात है गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाएगा। अब तीसरी बात करते हैं प्रेशर डिफरेंस की। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में 159 mmHg है, वहीं पर आपका एल्वेओलाई में पाई जाती है ऑक्सीजन 104 mmHg, वहीं पर ऑक्सीडेटेड ब्लड में 95, सेल के अंदर पाई जाएगी 45 और वहीं पर डीऑक्सीनेटेड में पाई जाएगी 45। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं इधर अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड, सुनना मेरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो आपका लंग्स के अंदर पाया जाएगी 40, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में 45, ऑक्सीडेटेड ब्लड में 40 और सेल के अंदर 45। याद रखना अगर परसेंटेज में पूछेगा तो 0.03 हो। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में 0.03 है, लेकिन एमएमएचजी में क्या हो जाएगा 0. सीधी बात है प्रेशर का ग्रेडियंट भी है, वहीं पर सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस भी है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन भी 1 mm से कम है, तो आसानी से गैसों का आदान प्रदान होगा। गैसेस के आदान प्रदान में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रेशर का डिफरेंस होना, प्रेशर के डिफरेंस होने के साथ साथ सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस होना, सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस के साथ साथ होना, सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस के साथ साथ आपका थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन का कम होना। क्लियर? अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा, देखो बच्चों क्लास करोगे तभी ये रिवीजन समझ में आएगा, और अगर ये रिवीजन नहीं समझ में आ रहा है मतलब तुमने क्लास सही से नहीं की है या मुझसे नहीं पढ़ रहे, समझना। इधर हाँ स्पायरोमीटर से आरबी नहीं नाप सकते, ना एफआरसी नाप सकते हैं, ना आपका टीएलसी नाप सकते हैं। जिस जिसके फॉर्मूले में आरबी आएगा वही आरबी आएगा, वो स्पायरोमीटर से नहीं नाप सकते हैं। देखो बेटा मैं हमेशा कहता हूं बायोलॉजी का एक सीधा सा सिद्धांत है, आप लोग बायोलॉजी की इस किताब को बस पन्ना पलटने को बायोलॉजी कहते हो। मेरे भाई हिंदुस्तान के हर बच्चे को पता है कि पेपर एनसीईआरटी से बनता है, तो एनसीईआरटी बस सीधे सीधे पढ़ लेना खोल कर, और पढ़ने के बाद कहना मुझे एनसीईआरटी आती है, मैंने लाइन टू लाइन पढ़ ली है। भैया एनसीईआरटी ऐसे नहीं होती, एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम करना होता है कि भाई ग्लूकोज पर इनडायरेक्ट अटैक करेगी ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है, हैबिटाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों लिखा हुआ है, मॉइस्ट क्रिटिकल क्यों लिखा हुआ है। तो इधर समझिएगा मेरी बात समझना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको बेसिक सी बात समझा रहा हूं बेटा, इसका पोस्टमार्टम करना पड़ता है इस किताब का। क्लियर? और पोस्टमार्टम नहीं करोगे तुम सोचो मेरी स्पीड पकड़ लोगे तो कहाँ से पकड़ लोगे हम ये। अगर आप पढ़े हो तो आप कहोगे सर प्लीज भगवान और तेज पर चलाओ इसको। क्लियर? समझिएगा मेरी बात। तो चलिए अब एक बार शुरू करते हैं दोबारा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्रेशर ग्रेडियंट है ही भाई। दोबारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जल्दी सोचो, एटमॉस्फेयर में 159, लंग्स के अंदर 104, डीऑक्सीडेटेड ब्लड में 40, ऑक्सीडेटेड में 95, सेल के अंदर 40। कार्बन डाइऑक्साइड बाय एटमॉस्फेयर में 0.3 mmHg, 0.3 mmHg, परसेंटेज में 0.03 हो जाएगा। अच्छा इसके बाद ऑक्सीडेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड 40, डीऑक्सीडेटेड 45, सेल के अंदर 45, लंग्स के अंदर 40 mmHg, खत्म। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में पहले अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 97% आपका जाती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ भैया, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन पकड़ सकता है, लेकिन हीमोग्लोबिन तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी पकड़ता है। हीमोग्लोबिन जो होता है इधर, हीमोग्लोबिन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ रहा है, ऑक्सीजन को पकड़ रहा है, लेकिन हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को 20 से 25% ले जा रहा है, लेकिन वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को 97% ले जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा ऑक्सीजन, क्वेश्चन को सुनो मन से, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कौन है जो हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा एफिनिटी रखता है? आंसर होगा ऑक्सीजन। आप कार्बन डाइऑक्साइड लगा के चले जाओगे, सॉल्युबिलिटी देख के, सॉल्युबिलिटी पूछे किसकी प्लाज्मा में ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी किसमें ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा, ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना ज्यादा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन से एफिनिटी कौन ज्यादा रखता है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। क्लियर? दैट ऑक्सीजन 97% हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाता है, 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 20 से 25% कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाता है, वहीं पर 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है, 7% प्लाज्मा से डिसॉल्व फॉर्म में जाता है। यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है इधर, पहला क्वेश्चन ये बनता है, समझिएगा बहुत अच्छे से, कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों में ज्यादा प्लाज्मा में सॉल्युबल कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। दैट वाई ऑक्सीजन 7% प्लाज्मा से नहीं जा रही, कार्बन डाइऑक्साइड 7% जा रही है, ऑक्सीजन मात्र 3% जा रही है। हीमोग्लोबिन से कौन ज्यादा एफिनिटी रखता है, हीमोग्लोबिन से ज्यादा एफिनिटी ऑक्सीजन रखता है। दैट्स वाई ऑक्सीजन जो 97% हीमोग्लोबिन से जा रहा है, और कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड मात्र 20 से 25% जा रही है। ध्यान रखना कार्बोक्सी नहीं कार्बामीनो है। अब बात करते हैं, अगर हम
कि भाई ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का, जिसे हम सिग्मोइड कर्व भी बोलते हैं, अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व करें तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में हम लोग कर्व बनाते हैं जो सिग्मोइड शेप का आता है। इन दोनों के बीच में जो कर्व आता है वो सिग्मोइड शेप का होता है। अगर हम बात करें कि कर्व कब राइट जाएगा कब लेफ्ट जाएगा, उससे पहले जान लीजिए कि हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को और या 8 ऑक्सीजन एटम को पकड़ सकता है, बाइंड कर सकता है, रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट कर जाएगा तब तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा हीमोग्लोबिन का। रिएक्ट नहीं कर सकता है, रिएक्ट करना अलग बात है, यहां पर बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, रिएक्शन नहीं, बाइंडिंग को बोलते हैं ऑक्सीजनेशन होना। अगर रिएक्ट कर गया तब तो ऑक्सीडेशन हो गया, हीमोग्लोबिन का कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होता। बाइंड करना अलग बात है। मैंने मान लीजिए ये ग्लास पकड़ा, ये थोड़ी कह देंगे आप कि साहिल सर से ग्लास रिएक्ट कर गया, समझना मेरी बात, रिएक्ट नहीं किया आप, ये सिर्फ साहिल सर ने ग्लास को कर लिया, पकड़ लिया। अच्छा यार ध्यान रखना, अगर ऑक्सीजन ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, ऑक्सीमोग्लोबिन कम, टेम्परेचर ज्यादा, ऑक्सीमोग्लोबिन कम, H+ ज्यादा, ऑक्सीमोग्लोबिन कम, खत्म। ग्राफ अगर राइट साइड जा रहा है तो ऑक्सीमोग्लोबिन कम बन रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है तो ऑक्सीमोग्लोबिन ज्यादा बन रहा है। अच्छा हम चाहते हैं लंग्स के पास ऑक्सीमोग्लोबिन बने, इस वजह से लंग्स के पास हम चाहेंगे कि ऐसी कंडीशन हो तो ऑक्सीमोग्लोबिन बनने वाली, अर्थात लंग्स के पास इसके लिए ऑक्सीजन ज्यादा होती, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती, टेम्परेचर कम होता है, H+ कम होता है। सेल के पास हम चाहते हैं ऑक्सीमोग्लोबिन टूटे ताकि ऑक्सीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए और वो सेल को दे दे। इस वजह से सेल्स के पास टेम्परेचर हम ज्यादा रखते हैं ताकि ऑक्सीमोग्लोबिन टूटे, H+ ज्यादा रखते हैं, आपका CO2 ज्यादा रखते हैं और आपका ऑक्सीजन कम रखते हैं। याद रखना प्रत्येक 100 ml ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड नहीं ऑक्सीजनेटेड की बात कर रहे हैं, प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है, डिलीवर नहीं, कैरी करना। मान लो मैंने ये पानी कैरी किया है लेकिन मैंने पानी डिलीवर नहीं किया है, समझना, डिलीवर मतलब देना, कैरी मत करना मतलब ले जाना। तो प्रत्येक 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सी नहीं, और लेकिन 5 ml ब्लड ही वो क्या 5 ml प्रत्येक 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है लेकिन मात्र 5 ml डिलीवर करता है। कैरी कितना करेगा 20 ml, और डिलीवर कितना करेगा, डिलीवर बेटा मात्र 5 ml करेगा। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि हमें पता है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी ज्यादा है, इस वजह से हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा होने की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और CO2 दोनों में मेन रोल कौन निभा रहा है, दोनों में मेन रोल ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निभाएगा। क्वेश्चन आ जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 दोनों में मेन रोल कौन निभा रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्यों निभा रहा है, इसलिए निभा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी ज्यादा है। अब जैसे कि हमें पता है 20 से 25% आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपका कार्बामीनो 20 से 25% कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के रूप में जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड 7% प्लाज्मा से डिसॉल्व फॉर्म में जा रहा है, वहीं पर 70% बाइकार्बोनेट फॉर्म में जा रहा है। कैसे भाई, सीधी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड 7% प्लाज्मा से चलेगी, 93% घुसी आरबीसी के अंदर, 20 से 25% उसमें कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बना दिया, वहीं पर बची हुई 70% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में आपका वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाएगा, H2CO3 H+ HCO3 माइनस में टूट जाएगा, HCO3 माइनस आरबीसी से बाहर आएगा, उधर से क्लोराइड आपका प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर जाएगा, जिसे हम क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। अब क्लोराइड आयन जाएगा तो उसके अंदर पानी भी जाएगा, इस वजह से सेल के पास क्या होता है, आरबीसी स्वेल कर जाएगी क्योंकि पानी अंदर जा रहा है क्लोराइड आयन के साथ साथ। क्लोराइड शिफ्ट को कहलाते हैं हैमबर्गर फेनोमेना। लेकिन जब ये आपकी आरबीसी घूम कर जाती है लंग्स की सेल के पास तो रिएक्शन पलट जाती है, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस ही चलवाएगा। रिएक्शन पलटेगी तो सीधी बात है बाइकार्बोनेट प्लाज्मा से आरबीसी में जाएगा, अल्टीमेटली सेल के अंदर से क्लोराइड आयन बाहर आएगा और क्लोराइड आयन के साथ साथ पानी भी आ जाएगा। अल्टीमेटली अब लंग्स के पास आरबीसी क्या करने लगेगी, श्रिंक करने लगेगी। इस वजह से क्वेश्चन आ सकता है भाई कि कहां पर आरबीसी फूलेगी, कहां पर आरबीसी पतली होगी। कार्बोनिक एनहाइड्रेस आरबीसी में ज्यादा पाया जाता है, इस वजह से रिएक्शन आरबीसी में तो चलती है लेकिन माइन्यूट क्वांटिटी में प्लाज्मा में पाया जाता है, इस वजह से ये रिएक्शन थोड़ी बहुत प्लाज्मा में भी चलती है। तो CO2 + H2O गिव्स आउट H2CO3 गिव्स आउट H+ + HCO3 माइनस, ये रिएक्शन कहां चलेगी, सेल के पास, और बैकवर्ड रिएक्शन कहां पर चलेगी, आपकी लंग्स के पास। अच्छा इसके बाद अगर बात करें प्रत्येक 100 ml डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेट नहीं भाई, डीऑक्सीजनेटेड CO2 देगा और ऑक्सीजनेटेड O2 देगा। अच्छा प्रत्येक 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करता है। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग पर। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग की बात करें तो हमारा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। सर न्यूरो नहीं, न्यूरो एंडोक्राइन दोनों करता है। कैसे करता है भाई, एंडोक्राइन सिस्टम में याद करो जो कैटेकोलामाइंस होते हैं, कैटेकोलामाइंस वही तो ब्रीदिंग रेट बढ़ाते हैं। अब न्यूरल सिस्टम की बात करें तो पोन्स में पाए जाते हैं न्यूरोटैक्सिक सेंटर, जो कि मेडुला में मौजूद रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से जाके कहता है, लंग से जाकर कह दो ड्यूरेशन
ड्यूरेशन को घटा दो और ब्रीदिंग रेट को बढ़ा दो। इस तरीके से रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग होती है। अब यहाँ पर कुछ कीमोसेंसिटिव एरिया पाए जाते हैं आर्क ऑफ एओर्टा पर, कैरोटिड आर्टरी जो कि आपकी ब्रेन को ब्लड सप्लाई देने जाती है। इसके साथ साथ आपका राजकुमार बेटा क्लास करिए, धीरे धीरे नहीं हो सकता बेटा, धीरे धीरे बोलेंगे तो मेरा बच्चा गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे अगर मैं बताऊंगा ना तो आप फिर नीट कैसे क्रैक करोगे। चैंपियन बनाया है भाई, इसलिए इतनी जल्दी बोल रहा हूँ, बल्कि मैं तो बहुत स्लो बोल रहा हूँ। आज रिलैक्स होकर बैठा था, मैं बुक पढ़ रहा था। मैंने कहा बच्चों को रिवीजन करा दो और अच्छा एग्जाम जाएगा, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। गॉट इट बेटा, आपको धीरे धीरे पढ़ना है, उसके लिए क्लास कीजिए। क्लास में धीरे नहीं, क्लास में इतना धीरे होता हूँ कि तुम कहोगे सर आगे नहीं बढ़ लो। चलो बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग की। पॉन्स में पाए जाते हैं न्यूरोटैक्सिक सेंटर, मेडुला में पाए रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब पॉन्स में न्यूरोटैक्सिक सेंटर, मेडुला के रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर से जाकर कहता है लंग्स से जाकर कहते हो ब्रीदिंग रेट को बढ़ा दो, ड्यूरेशन को घटा दो। कीमोसेंसिटिव एरिया 3 जगह पर पाए जाते हैं। कीमोसेंसिटिव एरिया जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और H+ के लिए सेंसिटिव होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का रेगुलेशन में कोई रोल नहीं था। ऑक्सीजन एक्सचेंज में भी रोल है, ट्रांसपोर्ट में भी रोल है, लेकिन ऑक्सीजन का रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में कोई रोल नहीं। CO2 और H+ को वो कीमोसेंसिटिव एरिया डिटेक्ट कर लेते हैं। अब अगर आप CO2 और H+ उसे डिटेक्ट कर लेते हैं तो पूछ लेगा कहाँ पर है कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया 3 जगह पर पाए जाते हैं, आर्क ऑफ एओर्टा, कैरोटिड आर्टरी, और इस कैरोटिड आर्टरी के साथ साथ ये आपके पाए जाएंगे मेडुला के रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बगल में। तो ध्यान रखना एक्सचेंज में रोल है, एक्सचेंज में रोल है कार्बन डाइऑक्साइड का, एक्सचेंज में रोल है गैसेस का, ऑक्सीजन का। एक्सचेंज में ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीजन का रोल है, लेकिन रेगुलेशन में कोई रोल नहीं है। क्लियर। अच्छा, अब इसके बात करें अगर हम डिसऑर्डर ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो 3 डिसऑर्डर पढ़ाए थे। सबसे पहला अस्थमा, जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल हो जाता है, जिसमें आपका व्हीजिंग साउंड होता है। अस्थमा जो होता है, अस्थमा के बाद आपका आ जाता है एम्फाइसेमा का मेन वजह होता है सिगरेट स्मोकिंग, जो कि आपका एक्यूट नहीं क्रोनिक डिसऑर्डर है। बहुत लंबे समय पर आप लगातार सिगरेट पीएंगे तब आपको एम्फाइसेमा होगा। एलुलाई का सरफेस एरिया कम हो जाएगा। इसके बाद आपका ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं लगातार उन पर डस्ट सेल आ रही होती है, लेकिन शुरू में तो लंग्स की डस्ट सेल उस डस्ट को खा लेती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर डस्ट से रोज आपका सामना हो रहा है तो लंग्स का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होगा। उसके बाद फाइब्रोस होगी, पहले इन्फ्लेमेशन ध्यान रखना, उसके बाद लंग्स और खराब होंगे, फाइबर्स जम जाएंगे और अल्टीमेटली लंग्स आपके डैमेज हो जाएंगे और आपको OCR हो जाएगा, ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऐसी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को गैस मास्क पहनना चाहिए। एग्जाम्पल में अगर हम एक्सरसाइज में जाएं तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया, हाइपोक्सिया क्या होता है। हाइपोक्सिया का मतलब होता है, एनसीईआरटी ने लिखा नहीं, एक्सरसाइज सिलिका की कमी से सिलिकोसिस और एस्बेस्टोस की वजह से एस्बेस्टोसिस, ये दोनों ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं। अब ध्यान रखना न्यूरोटैक्सिक सेंटर कहाँ पर पाए जाते हैं, पॉन्स में। रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके मेडुला में। कार्बन डाइऑक्साइड और H+ जो होते हैं वो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग कराते हैं, लेकिन एक्सचेंज में आपका O2 CO2 दोनों का रोल है। ट्रांसपोर्ट में O2 का रोल है, चाहे O2 का ट्रांसपोर्ट कराओ चाहे CO2 कराओ। स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट सब्सटेंस, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, तीनों को मिलाकर 1 mm से कम। O2 जो है इसी मैनर में जाएगी, CO2 उसके रिवर्स मैनर में जाएगी, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। हाइपोक्सिया क्या है, ऑक्सीजन का टिश्यू में उसकी कमी हाइपोक्सिया कहलाती है। हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे सांस लेगा। मॉइस्ट ट्यूब से लेगा, इंसेक्ट ट्रैकेल ट्यूब से लेगा, जो भी सांस लेगा सिंपल डिफ्यूजन से लेगा। ट्रैकिया T5 पर जाकर डिवाइड कर जाता है मिड थोरेसिक कैविटी में। एक्सटर्नल नोस्ट्रल, नेसल पैसेज, फेरिंक्स, लारिंक्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाइल, सेकेंडरी ब्रोंकाइल, टर्शियरी ब्रोंकाइल, इनिशियल ब्रोंकाइल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, और आपका एल्वियोलाई एंड डक्ट जो होता है वो आपका एक्सचेंज पार्ट होता है। एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक ये आपका कहलाता है कंडक्टिव पार्ट। कंडक्टिव पार्ट एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, ह्यूमिडिफाई करने के साथ साथ कंडक्टिव पार्ट होता है वो आपका एयर को, आपका एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक लेकर आता है। इसके साथ साथ ये ह्यूमिडिफाई के साथ बॉडी टेंपरेचर तक हवा को लाता है और आपका क्लियर करता है फॉरेन पार्टिकल्स को। अगर हम बात करें ब्लड होता है, ब्लड आपका स्टॉक ब्लड होता है। ब्लड जो होता है, ब्लड में आपकी 2 चीजें पाई जाती है, प्लाज्मा आपका फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। प्लाज्मा ब्लड का 55% में आता है। प्लाज्मा आपका स्टॉक ब्लड होता है, विस्कस होता है, 90 से 92% पानी होता है, 6 से 8% प्रोटीन होता है। प्लाज्मा में 70 प्रकार की प्रोटीन होती है, 70 प्रकार में भी, लेकिन मेजर 3 होती है, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन होती है वो आपकी ब्लड क्लॉटिंग कराती है, एल्ब्यूमिन आपका फॉस्फोलिपिडेज कराता है, ग्लोबुलिन आपका डिफेंस मैकेनिज्म कराता है। प्लाज्मा में आपका स्मॉल अमाउंट में मिनरल पाए जाते हैं, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, Na+K+Cl- फॉस्फेट, सल्फेट, आपका बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज और लिपिड, ये आपके ग्लूकोज, लिपिड, अमीनो आपके ट्रांजिट फॉर्म में पाए जाते हैं। प्लाज्मा में 13 प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, लेकिन ब्लड वेसल के अंदर ही आपके पाए जाते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर बराबर सीरम होता है, आरबीसी होते हैं 5 से 5.5 मिलियन पर एमएम की होती है, डब्ल्यूबीसी 6000 से 8000 पर एमएम की होती है। वहीं पर आपको प्लेटलेट 1.5 लाख से 3 लाख पर एमएम की होती है। प्लेटलेट आपकी मेगाकार्योसाइट से बनी होती है। आरबीसी जो होती है वो मैच्योर आरबीसी बाइकॉन्केव शेप की होती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का नाम का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कराता है। 100 ml में 12-16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी आपकी 2 प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक आपकी ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार की, बेसोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। वहीं पर एक ग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार की होती है, आपका मोनोसाइट और मोनोसाइट लिम्फोसाइट। बेसोफिल 0.5 से 1%, वहीं पर यूसिनोफिल 2 से 3%, न्यूट्रोफिल 60 से 65%, मोनोफॉस्फाइट 6 से 8%, लिम्फोसाइट आपकी 20 से 25%। बेसोफिल जो होती है वो आपकी
इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कराती है, वैसे आपकी सेरोटोनिन हेपेरिन हिस्टामाइन निकालती है, वहीं पर इओसिनोफिल आपकी जो कि 2 से 3% होती है वो इन्फेक्शन और एलर्जी के दौरान बढ़ जाती है, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट फेगोसाइटोसिस कराती है, लिम्फोसाइट होती है वो इम्यूनो रिस्पांस देती है। अच्छा, सेल के टुकड़े आपके कहलाते हैं आपके प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी लेकिन 6000 से 8000 पर एमएम क्यूब होती है। इसके बाद अगर हम बात करें प्लेटलेट, प्लेटलेट का दूसरा नाम आपका थ्रोम्बोसाइट होता है। प्लेटलेट के अंदर वेरियस टाइप के केमिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर आपकी क्लॉटिंग मदद करते हैं। डेंगू में आपका क्या होगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। ब्रीथिंग रेट बढ़ने के साथ साथ जो आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ने के साथ साथ जो आपका बॉडी टेम्परेचर वो भी बढ़ जाएगा। और डेंगू में क्या होगा, प्लेटलेट की मात्रा कम होने की वजह से ब्लड का लॉस ज्यादा होगा। ब्लड का लॉस ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है क्लॉटिंग टाइप आपका बढ़ जाएगा। इसके बाद मैंने आपसे कहा था ब्लड ग्रुपिंग आपकी कई प्रकार की होती है, लेकिन 2 मेजर होती है, एबी ग्रुपिंग और आपकी आरएच ग्रुपिंग। एबी ग्रुपिंग की बात करें जो कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन के फॉर्म में होता है, वहीं पर आरएच ग्रुपिंग जो होता है प्रेजेंस ऑफ आरएच एंटीजन या एब्सेंट पे होता है। एबी ग्रुपिंग की बात करें तो एबी ग्रुपिंग में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप थे, ए बी एबीओ। ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी ए, ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन ए एंड बी एंटीबॉडी एब्सेंट होने की वजह से ए बी आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट था। वहीं पर ब्लड ग्रुप ओ की बात करें, ब्लड ग्रुप 0 की बात करें, एंटीजन दोनों एब्सेंट एंटीजन होने की वजह से ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो आपका यूनिवर्सल डोनर बन जाता है। ओ में भी वो पॉजिटिव नहीं, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। इसके बाद ब्लड ग्रुप ओ के पास एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आरएच मिसमैचिंग की। पहला केस था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का, जिसमें आपका क्या था, जो बाप था वो पॉजिटिव था, मां थी नेगेटिव थी, बच्चा जो था वो पॉजिटिव था। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मां और बच्चे का ब्लड इज वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, लेकिन डिलीवरी के दौरान पहले बच्चे के ब्लड की पॉसिबिलिटी है कि वो को पहले बच्चे का ब्लड मां से मिल जाए, लेकिन बच्चा आरएच पॉजिटिव होने की वजह से मां उस आरएच एंटीजन को नहीं पहचान पाएगी। मां उस आरएच एंटीजन के खिलाफ आरएच एंटीबॉडी बना लेगी। अब वो आरएच एंटीबॉडी दूसरे बच्चे के ब्लड में लीक होकर चला जाएगा, क्योंकि साइज में छोटा होता है। वो आरएच एंटीबॉडी जैसे ही दूसरे बच्चे के ब्लड में जाएगा, वो दूसरा बच्चा भी आरएच पॉजिटिव है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हो जाएगा, बच्चे को जॉन्डिस होगी, एनीमिया होगा, सीवियर केस उसकी डेथ हो जाएगी। इस वजह से पहले बच्चे की डिलीवरी के तुरंत बाद इमीडिएटली हम लोग लगाते हैं एंटी आरएच एंटीबॉडी का इंजेक्शन। अच्छा, कोई पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, लेकिन नेगेटिव वाला आपका पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है और नेगेटिव को ब्लड भी दे सकता है। तो ध्यान रखना, एबी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल आपका रेसिपिएंट है, वहीं पर ओ नेगेटिव आपका यूनिवर्सल डोनर है। दोबारा अगर मैं बात करूं, स्पंजेस सिलेंट्रेट पानी की मदद से आपका चीजों को, गैसेस को सर्कुलेट कराते हैं, एक्सचेंज कराते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वाटर कैनाल सिस्टम स्पंजेस में पाया जाएगा। कैनोटोमीटर में आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, तो ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड से एसिड को एंजाइम में आपका क्रेब्स साइकिल मिल जाएगा। क्रेब्स साइकिल के बाद ईटीएस के चौथे कॉम्प्लेक्स में जाकर आपको ऑक्सीजन अटैक करेगा। इस वजह से ग्लूकोज हम बोलेंगे इनडायरेक्ट अटैक होता है। रिस्पायरेशन जो होता है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है। रिस्पायरेशन कैसे करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कैसे होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन कैसे होगा, ये आपका 2 बातों पर डिपेंड करता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ साथ आपका हैबिटेट। वहीं पर अगर हम बात करें इस लोअर इन्वर्टेब्रेट स्पॉन्जेस सिलेंट्रेट फेड फ्रॉम एंटायर बॉडी सरफेस अर्थ फॉर्म मॉइस्ट टूथ इंसेक्ट टैकल ट्यूब। वहीं पर फिश एक्वाटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क और फिश की बात करें तो दिल से सांस लेते होंगे। आपका रिप्टाइल वर्ल्ड में लंग से सांस लेते हैं, लंग और दिल दोनों वेस्टराइज बैक होते हैं। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन आपका स्किन का रिस्पायरेशन अर्थात मॉइस्ट टूथ वाला रिस्पायरेशन आपका आर्थ्रों में पाया जाएगा। वहीं पर ब्रैंकियल का मतलब गिल्स होता है। गिल्स आपके गिल से कौन करेगा, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क, इस तरह फिश करेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें एम्फीबियन जैसे फ्रॉग की बात करें, बर्कोफेरियल लाइनिंग से, मॉइस्ट स्किन से और इसके साथ साथ लंग से सांस लेंगे। एक्सटर्नल नोस्ट्रल नेसल प्रेशर नेसल चैम्बर फेरिक स्लाइडिंग ट्रैक किया। इसके बाद ध्यान रखना आपका प्राइमरी ब्रोंकाइटिस सेकेंडरी ब्रोंकाइटिस टर्शियरी ब्रोंकाइटिस इनिशियल ब्रोंकियल टर्मिनल ब्रोंकाइटिस एल्वेओलाई एंड डक्ट। प्राइमरी ब्रोंकाइटिस सेकेंडरी ब्रोंकाइटिस टर्शियरी ब्रोंकाइटिस इनिशियल ब्रोंकियल टर्मिनल ब्रोंकाइटिस एल्वेओलाई एंड डक्ट, ये आपको मिलकर लंग्स कहलाते हैं। रिंग्स जो होती है वो कंप्लीट देखने में सामने से हो जाएगी, पीछे से आपकी इनकम्प्लीट होती है। लिंग्स इनकम्प्लीट होने की वजह से आपकी सांस बहुत ज्यादा अंदर जाएगी, सांस बहुत ज्यादा अंदर जाएगी। कब जाएगी, सीधी बात है, रिंग्स इनकम्प्लीट और डायमीटर बढ़ जाएगा। तो रिंग्स इनकम्प्लीट होने का भाई रिंग्स का फायदा होता है कि ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। इनकम्प्लीट होने का क्या फायदा होता है, इनकम्प्लीट होने से क्या होता है, ट्रैकिया का डायमीटर और बढ़ जाता है। जो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन लंग्स होता है मिड थोरैसिक कैविटी से बटा होता है। ट्रैकिया जो होता है वो मिड थोरैसिक कैविटी से बटा होता है T5 पर, 5वीं थोरैसिक वर्टेब्री पर। इसके बाद मैंने कहा था आपका लैरिंक्स भी हो गया, वो भी आपका कार्टिलेजियस है। एपिग्लोटिस भी कार्टिलेजियस है। रिंग्स भी आपकी कार्टिलेजियस है। जो एपिग्लोटिस होता है वो थिन इलास्टिक कार्टिलेजियस फ्लैप होता है। वहीं पर अगर हम बात करें एल्वुलाई का इरेगुलर सरफेस होता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और एल्वुलाई का सरफेस आपका थिन होगा। कंडक्टिंग पार्ट जो होता है वो एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, इसके साथ फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करता है, इसके साथ साथ बॉडी टेम्परेचर तक एयर को लाता है, इसके साथ साथ एयर को एटमॉस्फेयर से एल्वुलाई तक पहुंचाता है। एक्चुअली में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा रिस्पायरेटरी एक्सचेंज पार्ट पर। थोरैसिक चैम्बर जो कि एक एयर टाइट चैम्बर है, उसके अंदर पाए जाते हैं आपके लंग्स, अर्थात एयर टाइट होने की वजह से थोरैसिक वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। रिस्पायरेशन की आपकी 5 स्टेप है, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन फर्स्ट स्टेप होती है। दूसरी स्टेप होती है आपका गैसों का आदान प्रदान बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। तीसरी होती है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। चौथी होती है सेल और ब्लड के बीच में एक्सचेंज। पांचवी होती है सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अगर वन ब्रीदिंग की बात करें तो वन ब्रीदिंग में 2 चीजें आती है, वन इंस्पायरेशन वन एक्सपायरेशन। इंटरपल्मोनरी प्रेशर अगर कम होगा तो इंस्पायरेशन, इंटरपल्मोनरी प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो एक्सपायरेशन। अर्थात प्रेशर का ग्रेडियंट नहीं होगा तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन नहीं होगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्या करेगी, आपके स्टर्नम और आपके रिब्स को आपकी ऊपर उठाती है, अर्थात डोर्सोवेंट्रली। वहीं पर डायाफ्राम जो होता है वो एंटीरियर पोस्टीरियरली आपका थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा। थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर टाइट होने की वजह से लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो सीधी बात है वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर कम, इंस्पायरेशन। और जब ये सब रिलैक्स करेंगे तो सीधी सी बात है रिलैक्स करेंगे, थोरैसिक वॉल्यूम कम होगा। थोरैसिक वॉल्यूम कम होगा तो सीधी बात है लंग्स का वॉल्यूम कम होगा। लंग्स का वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम कम, बॉयल्स लॉ के तहत प्रेशर ज्यादा, एक्सपायरेशन। फोर्सफुल ब्रीथिंग के दौरान एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के साथ साथ डायफ्राम के साथ साथ आपकी
काम करती है एडिशनल एब्डोमिनल मसल। स्पाइरोमीटर की मदद से हम लोग लंग्स की डायग्नोसिस करते हैं। स्पाइरोमीटर की मदद से हम कोई भी आरवी वाला वॉल्यूम नहीं मेजर कर पाएंगे। आरवी का फॉर्मूला, आरवी को मेजर नहीं कर पाएंगे, दो और को नहीं मेजर कर पाएंगे, एक आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को और एक आपका टोटल लंग कैपेसिटी को, क्योंकि एफआरसी के फॉर्मूले में भी ईआरवी प्लस आरवी आ रहा और आपका टोटल लंग कैपेसिटी में भी आरवी आ रहा। नॉर्मली जितना सांस लेते हैं वो टाइडल वॉल्यूम है, नॉर्मली जितना सांस छोड़ते हैं वो टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम आपका एक बार का 500 ml होता है, 1 मिनट का 6000 से 8000 पर mm क्यूब होता है। एडिशनल जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप टाइडल के बाद और खींचते हैं वो आपका आईआरवी जो कि होगा 2500 से 3000 ml। तो अच्छा, ताकत से पूरी सांस छोड़ने के बाद जो कभी ना निकले वो आपका कहलाता है रेसिडुअल वॉल्यूम, कैपेसिटी नहीं, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम आपका होता है 1100 से 1200 ml। वहीं पर अगर हम बात करें ईआरवी की तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम निकालने के बाद जितनी आप और निकालते हैं वो कहलाता है आपका ईआरवी। ईआरवी आपका होता है 1000 से 1100 ml। एग्जाम में आपकी अपर लिमिट लेंगे। आईसी की अगर बात करें इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है। ईसी की अगर हम बात करें तो टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी आता है। वहीं पर अगर एफआरसी की बात करें फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद जो बची रह जाए अर्थात ईआरवी प्लस आरवी आता है जो कि आपका 2300 ml हो जाता है। वाइटल कैपेसिटी आपका 4800 ml होता है। टोटल लंग कैपेसिटी आपका 5800 ml होता है। अच्छा, वाइटल कैपेसिटी में अगर हम रेसिडुअल वॉल्यूम जोड़ दें तो ये आपका बन जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। गैसेस के एक्सचेंज की बात करें तो उसमें O2 CO2 दोनों के पार्शियल प्रेशर का सबसे बड़ा रोल है। और देखो अपने पार्शियल प्रेशर को देखा हर जगह डिफरेंट आ रहा है। लंग्स की बात करें, लंग्स में O2 आपका 104 होता है, ऑक्सीडेंट में 95 होता है, डीऑक्सीडेंट में आपका 40 होता है। सेल के अंदर ऑक्सीजन आपकी 40 होती है। वहीं पर एटमॉस्फेयर में 159 होती है। CO2 की बात करें, CO2 आपकी एटमॉस्फेयर में होती है 0.3 mmHg, लेकिन परसेंटेज में हो जाएगा 0.03%। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, आपके लंग्स के एल्वेओलाई में पाई जाएंगी आपकी 40 mmHg, वहीं पर आपका सेल में पाई जाएगी 45, डीऑक्सीडेंट में पाई जाएगी 45, ऑक्सीडेंट में पाई जाएगी 40। अर्थात यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस है, अर्थात ये फेवर करेगा सिंपल डिफ्यूजन हो, गैसों का आदान प्रदान हो। दूसरा, सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्बिलिटी ऑक्सीजन से ज्यादा 20 से 25 गुना ज्यादा, लेकिन हीमोग्लोबिन से एफिनिटी ऑक्सीजन के ज्यादा। दैट्स व्हाई हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जाता 97% और आपका कार्बन डाइऑक्साइड मात्र कितनी जाती है, मात्र कितनी जाती है बेटा, हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड मात्र टोटल जाती 20 से 25%। तो डिसॉल्व ज्यादा कौन होता है, डिसॉल्व ज्यादा होती है भाई कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हीमोग्लोबिन से एफिनिटी किसकी ज्यादा है, हीमोग्लोबिन से एफिनिटी ऑक्सीजन की ज्यादा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस भी यहाँ पर फेवर कर रहा है। तीसरा और आखिरी, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, बेसमेंट सब्सटेंस, जिसमें दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन आएंगी, एल्वेओलाई की भी आएंगी और आपकी कैपिलरी की भी आएंगी। और तीसरा एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। इन तीनों को मिलाने के बाद भी 1 mm से कम थिकनेस होती है। बात करें अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एक्सचेंज करा लिया, ट्रांसपोर्ट में चाहे O2 का ट्रांसपोर्ट कराओ चाहे CO2 का ट्रांसपोर्ट कराओ, दोनों में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मेन रोल निभाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, ऑक्सीजन 97% आपका जाता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। वहीं पर 3% ऑक्सीजन जो होती है वो प्लाज्मा से डिसॉल्व स्टेट में जाती है, 3% जो होती है वो डिसॉल्व स्टेट में जाती है। वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाती है, 20 से 25% कार्बामीनो, कार्बोक्सी नहीं, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाती है, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाती है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन कब ज्यादा बनेगा, जब ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीहीमोग्लोबिन ज्यादा, CO2 ज्यादा ऑक्सीहीमोग्लोबिन कम, टेंपरेचर ज्यादा ऑक्सीहीमोग्लोबिन कम, H+ ज्यादा ऑक्सीहीमोग्लोबिन कम, H+ कम ऑक्सीहीमोग्लोबिन ज्यादा। अच्छा, टेंपरेचर कम ऑक्सीहीमोग्लोबिन ज्यादा, CO2 कम ऑक्सीहीमोग्लोबिन ज्यादा। अच्छा, ऑक्सीजन अगर ज्यादा तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन ज्यादा, ऑक्सीजन कम तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन कम। अच्छा, कर्व अगर आपको डेसिशन कर्व की बात करें, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं तो सिग्मोइड कर्व आता है। राइट साइड अगर ग्राफ जा रहा है तो सीधी बात ऑक्सीहीमोग्लोबिन कम बनेगा, लेफ्ट साइड जाएगा तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा। अगर हम लंग्स की बात करें, लंग्स के पास आपका O2 ज्यादा, CO2 कम, टेंपरेचर कम, इसके साथ साथ H+ कम। इसलिए लंग्स के पास आप देखो, समझना मेरी बात, मैंने क्या कहा, लंग्स के पास हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन पकड़ना चाहते हैं ताकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बने, ब्लड आ रहा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पकड़ना चाह रहा है, तो लंग्स के पास क्या होगा, हम चाहते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन बने, तो O2 ज्यादा, CO2 कम, टेंपरेचर कम, H+ कम। लेकिन सेल के पास हम चाहते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूटे, ऑक्सीजन अलग हो, तो सेल्स के पास टेंपरेचर ज्यादा, ऑक्सीजन कम, CO2 ज्यादा और टेंपरेचर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ये कंडीशन फेवर कर रही है कि गैसें लंग से ऑक्सीजन पकड़ी जाए और CO2 आपका और ऑक्सीजन जो है सेल के पास छोड़ी जाए। एवरी 100 ml ऑफ ब्लड कैरी करता है 20 ml ऑक्सीजन को, लेकिन डिलीवर करता है मात्र 5 ml ऑक्सीजन। वहीं पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाती है, 20 से 25% कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, 7% प्लाज्मा से डिसॉल्व फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट आपका कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड अल्टीमेटली बनाएगा H+ प्लस SO3- इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनाइड्रेट। ये रिएक्शन सेल के पास चलेगी और अपोजिट रिएक्शन आपकी अपोजिट रिएक्शन जो होती है वो आपकी चलेगी आपकी लंग्स के पास। कार्बनिक एनाइड्रेट होती है ज्यादा मात्रा में आरबीसी के पास जाता है, माइन्यूट क्वांटिटी में पाया जाता है आपका, ज्यादा मात्रा में आप आरबीसी के पास पाया जाता है, माइन्यूट क्वांटिटी में आपका प्लाज्मा पाया जाता है, इसलिए प्लाज्मा भी थोड़ी मोड़ी रिएक्शन चलती है। तो अब गौर से सुनिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में O2 CO2 दोनों के पार्शियल प्रेशर का काम है, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में चाहे O2 हो या CO2 दोनों के केस में O2 के पार्शियल प्रेशर का रोल है, लेकिन रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग में ऑक्सीजन का रोल नहीं है, CO2 और H+ का रोल है। कौन से पाए जाने वाले न्यूरोटॉक्सिक सेंटर में पाए जाने रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं।
ड्यूरेशन को घटा दो और ब्रीदिंग रेट को बढ़ा दो। कीमोसेंसिटिव एरिया 3 जगह पाए जाते हैं, आर्क ऑफ एओर्टा और आपका कैरोटिड आर्टरी और मेडुला के रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बगल में। ऑक्सीजन का इनसिग्निफिकेंट रोल है रेगुलेशन में। आपका एस्थमा, वीजिंग साउंड, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोस। आपका एम्फाइसेमा, मेजर कॉज सिगरेट स्मोकिंग, सरफेस एरिया एल्वेलाई का कम हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद अगर हम बात करें ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इधर देखो। इसके बाद करें अगर हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो होता है वो आपका स्टोन ग्राइंडिंग इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, स्टोन ग्राइंडिंग इंडस्ट्री में वो लोग क्या करते हैं भाई, रोज उनका जो है डस्ट पार्टिकल से क्या होता है, सामना होता है। अब रोज अगर डस्ट पार्टिकल से सामना होता है, रोज डस्ट पार्टिकल से सामना होता है, इधर आराम से रोज डस्ट पार्टिकल से अगर सामना होता है तो सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन के बाद क्या होगा, इन्फ्लामेशन के साथ साथ, अरे भैया आराम से बैठो, इन्फ्लामेशन के साथ साथ उसके बाद सबसे पहले इन्फ्लामेशन के साथ साथ फाइब्रोसिस होगी। पहले इन्फ्लामेशन, उसके बाद फाइब्रोसिस, और फाइब्रोसिस के बाद अल्टीमेटली ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर उसको हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले ध्यान रखना, इन्फ्लामेशन के, अच्छा किट्टो हटा दें, फोकस नहीं हो पा रहा, अरे म्याऊं म्याऊं कर रही, खेलने आ गई मेरे पास। हाँ, तो हाइपोक्सिया क्या था, हाइपोक्सिया क्या है, टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है, हाइपोक्सिया। इस तरीके से हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड का कंप्लीट रिवीजन कर लिया बहुत कम समय में, और अल्टीमेटली बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम किट्टो। क्लियर? चलिए, बेस्ट ऑफ लक गाइस, हर टेस्ट में ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए भाई, नमकीन हाथ क्यों है, हाँ 3 टाइम रिवीजन हो गया। क्लियर? लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। ताबड़तोड़ जम कर पेपर करना, जो पहली बार में लगे वही आंसर है। क्लियर? जो फर्स्ट टाइम में लगे वही आंसर है, और ध्यान रखना इस बात को, समय 1 सेकंड बर्बाद मत करना। अगर मैं एक सेकंड अब अपनी क्लास का मायने रखता हूं, और सारा टाइम मैं आपको क्यों डिवोट करता हूं, क्योंकि अब नीट का लेवल बढ़ गया है, और जब अब हम पागल होंगे, ध्यान रखना तुम्हारा गुरु तुमसे बड़ा पागल है अपने काम को लेकर। गॉट इट? लव यू ऑल, साइनिंग ऑफ। हाँ, कमेंट कर देना, ठीक है, तो पढ़ूंगा, है ना। बहुत सारे यूट्यूब पे तरह के लोग पढ़ाते हैं, तो तरह के लोग पढ़ा रहे, समझ रहे हो ना, शर्ट वर्ट पूछते सही लग रही कि नहीं, तो वो लोग भी कमेंट पढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, समझ रहे हो मैं कहने का मतलब। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।